नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का खास वीकेंड प्रोग्राम है बरगद। नाम से जाहिर है बात होगी, तसल्ली से होगी और ऐसे लोगों से होगी जिनके पास कहने को बहुत कुछ है। बरगद में आज की मेहमान नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे एक्टर हैं, कैसे कलाकार हैं, कैसे परफॉर्मर हैं, हम और आप सब जानते हैं। अब जो और चीजें जाननी है इनकी जिंदगी की, वो बचपन से शुरू होती है। इनकी नेटफ्लिक्स पर सुधीर मिश्रा साहब की डायरेक्शन में फिल्म भी आ रही है सीरियस मैन, उस पर भी बात करेंगे और पूरी जर्नी पर बात करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे, मैं सीरियस मैन का ट्रेलर दे रहा था, बच्चे की परफॉर्मेंस दिख रही थी और मुझे एक तस्वीर याद आ रही थी, गुरुकुल कांगड़ी की सांस्कृतिक संध्या की तस्वीर। क्या सुना रहे थे आप पर्ची पढ़ के? एक्चुअली मैं तब वो कोई एक पोएम लिखी होगी मैंने, वो सुना रहा था मैं उस वक्त पे। वो ग्रेजुएशन में था मैं, और ये थर्ड ईयर की बात थी शायद। हाँ, थर्ड ईयर, हाँ सेकंड ईयर की बात थी जब मैं वो पोएम लिख के, कोई खास पोएम नहीं थी। अब मुझे मैं पढ़ता हूँ वो पोएम तो वो मुझे खुद ही शर्म आती है, मैंने कि इतनी बुरी पोएम मैंने कैसे पढ़ दी उस दौरान। अच्छा, और अच्छी पोएम कब सुनाएंगे? मैं पोएम नहीं लिख सकता फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे पोएम, पोएट्री या शायरी, इसमें बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही हाथ तंग है मेरा, दिमाग भी तंग है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा एक दफा अनुराग से बात हो रही थी तो बता रहा था कि मैंने पहली पोयम डोसे पे लिखी थी, मुझे डोसा बहुत पसंद था। इस मैंने लिखी और अपनी माँ को जाके सुनाई। अच्छा, तो आपने कहा हाथ तंग है पोयम में, और आपके उस्ताद जी कहते थे कि इसका पूरा शरीर ही तंग है। वो आपको तीतर पहलवान क्यों बुलाते थे? मैं बहुत ही पतला दुबला था और मुझे पहलवानी का शौक लगा बीच में, तो मैं पहलवानी करूंगा। तो मेरा जब मैं हालांकि कुछ दिन मैंने पहलवानी की, कुश्ती भी लड़ी अखाड़े में जाके। तो उस दौरान हमारे यहाँ पे कुश्ती और ये सब जो है अखाड़े बहुत फेमस हुआ करते थे। पॉपुलर कल्चर बहुत ही पॉपुलर थी उसकी। तो मेरा एक ही मिनट में फैसला हो जाता था, या तो मैं चित हो जाता था या कर देता था। एक ही मिनट लगता था वो, यानी कि बहुत देर तक आप दांव का वो सोच रहे कि धोबी पाट मारूं या ये मारूं या क्या इसको कैंची मारूं। ये इस पे रहता ही नहीं था डिपेंड। या तो गया हो गया या चित हो गया, पट कर दी मैंने, ऐसा था। या सामने वाले ने मुझे दबा दिया, बस। अच्छा, तो इसलिए तीतर की तरह होता था वो, बिल्कुल। तो क्या रहता था रूटीन पहलवानी का? पहले जाके वो बादाम वाला दूध पी रहे हैं, दंड मार रहे हैं, क्या करते थे? हाँ, वही करते थे। दूध दूध पिया जाता था और लंगोट वंगोट बांध के फिर लगाया जाता था उस पे सरसों वरसों का तेल। और जो अखाड़ा होता था, जो मिट्टी उट्टी का बना रखा था, जिससे चारों तरफ खड़े होकर दंड बैठक मारते थे। और जो मुदगल होते थे वो घुमाते थे बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो कुछ महीनों तक रहा वो शौक। फिर बाद में मुझे खुद ही रियलाइज हुआ कि मैं ज्यादातर जो कुश्ती है ना, हार जाता हूँ। फिर मुझे खुद ही शर्म आने लगी। फिर मैंने सोचा कि बेइज्जती करवाने से, माँ बाप की बेइज्जती करवाने से बेटर है कि छोड़ ही दो उस काम को। तो मैंने छोड़ दिया क्या आप, देखिए, माँ बाप का जिक्र कर रहे हैं, पिताजी ने एक किस्सा सुनाया था कि वो अमिताभ बच्चन से मिले। था। झूठ, हाँ सुनाते थे आगे। एक्चुअली उनको बहुत झूठ बोलने का शौक था। वो दिल्ली जाते थे, गांव से हमारे दिल्ली जाते थे वो। 3 घंटे का रास्ता था दिल्ली का। तो वहां से जब आते थे तो किस्से सुनाते थे बड़े बड़े। तो कभी प्रधानमंत्री से मिलके आ रहे, कभी अमिताभ बच्चन से मिलके आ जाते थे। और ये सारी बातें हम लोगों को आके बताते थे। सब झूठ था, बाद में पता चला सब झूठ निकला है। वो इसलिए कि अपने उनको शेख ही भगाने की आदत थी ताकि हमारे हीरो बने रहे वो। मैंने तो अमिताभ बच्चन से मिलके आए, आपने क्या बात की? मैंने बोला वो अमिताभ बच्चन को कि ये क्या पतले हो गए हो? कहने अरे कहाँ, मेरे फादर का नाम नवाब था। अरे कहाँ नवाब साहब, आजकल टाइम मिलता नहीं मेंटेन करने का, कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो खा रहे हैं तो खाते चले जाते हैं। मैंने कहा यार मेरे फादर तो कमाल है, बच्चन से मिल लेते हैं, प्रधानमंत्री से मिलके आ जाते हैं, जिससे चाहो उससे मिलके आ जाते हैं। फिर मैं जब एक बार उनके साथ दिल्ली गया तो मैंने कहा आप चलो वहाँ पार्लियामेंट में। बोलते थे आप पार्लियामेंट चलते हैं। अरे नहीं नहीं, पार्लियामेंट आज खुला नहीं है, तुमने उससे मिलवाओ तो आप बोले थे कि नहीं 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 वो सब। तो मुझे तब थोड़ा सा डाउट होने लगा कि अभी तक जो इन्होंने बोला है वो सब झूठ बोला था। देखिए, ये नवाज साहब, आपने कहा कि वो हम लोग सामने हीरो बनना चाहते थे। हम लोग के हीरो होते भी हैं जब वो दुनिया पूरी बताते हैं अपनी।
पर एक दफा वो कहीं आपकी सिफारिश करने गए थे कहीं दाखिले के लिए, और उस नेता ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो क्या प्रकरण है? क्या क्या करते हैं पिता हमारे लिए? सीरियस मैन में भी दिखाया गया है कि वो क्या क्या कर रहा है अपने बेटे के लिए कि ये हाँ, वैसी जिंदगी नहीं जिएगा। हम लोग क्योंकि फादर अनपढ़ थे, फार्मर थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनको लगता था कि जो मेरी दो चार जगह जान पहचान है तो शायद उस रिकमेंडेशन से काम चल जाएगा। तो जैसे मैं जब थिएटर के दौरान भी एनएसडी से पहले मैं गया था वहां पे दिल्ली में, तो मुझे लेके गए थे वो एडमिशन कराने की, क्या पता मेरी सोर्स से काम चल जाए। अच्छा, फादर चूंकि हमारे वहां पे गांव में हमारे नंबरदार थे, तो उनको लगता था कि शायद मुझे पूरा पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन जब हम लोग शहर में आते थे हमें कोई जानता नहीं था, और कई जगह मतलब वो भी होता था कि बेइज्जती भी कर देते थे तो लोग हमारी। तो मैं सोचते थे यार फादर को तो पूरी दुनिया जानती है और नंबरदार भी हैं गांव के, तो यहाँ पे शहर में ये क्यों छोटे हो जाते हैं। तो तब पता चला कि ये मतलब ऑफ कोर्स इतनी हमें भी अकल नहीं थी, लेकिन यही था कि गांव में जानते थे। मुझे लगता था मेरे फादर को पूरी दुनिया जानती है, बट शहर में जब जाते थे तब औकात पता चल जाती थी हम लोगों को कि नहीं यार, चंद लोग ही जानते हैं, ये सब ड्रामा करते हैं हमारे फादर। आपने ड्रामा का जिक्र किया। आप बड़ोदरा में नौकरी कर रहे थे, जी। तब पहली दफा ड्रामा किया था या उसके पहले भी कभी किया था? उस सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई? मैं जॉब की तलाश में चूंकि मैं केमिस्ट्री में मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो मैं चीफ केमिस्ट था वहां पे पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में। हम्म। तो वो काम कर रहा था मैं फैक्ट्री में, तो उस दौरान एक फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे थिएटर से इंट्रोड्यूस करवाया। बड़ौदा में गुजराती प्ले होते थे वहां पे, और वो पहली बार जब मैंने प्लेस देखे तो मुझे आइडिया हुआ यार आई थिंक। और मेरा मैं उब भी रहा था उससे, जो मैं काम खुद का वो केमिस्ट्री का जो काम कर रहा था, मैं जो लैब में जो मैं काम करता उससे उब भी रहा था मैं कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है। और एक ही तरह का रोज आके एक ही तरह की कैथोड एनोड की जो रोड रखो, उस पर बीकर रखो, उसमें करंट पास करो और उसकी मतलब रिपोर्ट बनाओ। जो क्रूड ऑयल आता था गल्फ से आता था उसके बारे में मैं उब रहा था उससे। और उसी दौरान इस तरह की मुझे उसने बंदे ने दिखा दिया नाटक। तो मुझे लगा कि यार ये एक चीज है जो शायद मैं करना चाह रहा था, लेकिन उसके मुझे ना तो जबान मिल रही थी ना कुछ विजुअली कुछ मिल रहा था मुझे। बट आई थिंक इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस कि जहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप है थिएटर का और लोग थिएटर कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। कोई उनको ना तो फ्यूचर का मालूम है ना कुछ, बट एक अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत है थिएटर। ये मैं लाइफ चाहता था, और फाइनली मैंने वो सब छोड़ दिया और थिएटर में आ गया। मैं गुजराती थिएटर करने लगा। गुजराती आप सीख चुके थे तब तक बड़ोदरा रहते हुए? हाँ हाँ, तब तक अच्छी अच्छी खासी गुजराती मैं बोलने लगा था। अरे वाह! तो फिर बड़ोदरा से लखनऊ कैसे आ गए? वहां पे मुझे लोगों ने बोला कि यार देखो, जब तुम हिंदी बोलते हो तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, जब गुजराती बोलते हो थोड़ा अटकते हो, और क्योंकि सोचते तुम हिंदी में हो तो इसलिए बेटर है कि तुम हिंदी थिएटर में जाओ। हम्म। और इमीडिएटली मैं फिर मुझे किसी रियलाइज हुआ कि बीएनए में है जहाँ पे शायद हो सकता है मेरा एडमिशन। भारतीय तो नाट्य अकादमी। भारत हिंदू नाट्य अकेडमी, हम्म। वहां पे मैं गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया। और फिर वहां पे मैंने सीखा, थिएटर किया। फिर आई थिंक उसी 1.5 साल किया मैंने वहां पे। उसके बाद हम्म। किसी ने मुझे एनएसडी, मतलब तब तक तो एनएसडी मालूम ही हो गया था। फिर मैं नेक्स्ट 2 साल के बाद एनएसडी चला गया था। नवाज भाई, उन लोगों के टच में हैं आप जिनके साथ गुजराती में थिएटर करते थे? अभी तो नहीं टच में हूँ। हाँ, ऐसा कोई है नहीं अभी। हालांकि मैं नाम जानता हूँ, बहुत सारे लोग थे। स्वप्ना वाघमारे थी जो सीनियर थी मेरी, अमित देसाई थे कोई, एक बहुत बड़े मतलब काफी नाम था उनका थिएटर में, उस तरह के लोग थे कुछ थे। और एक हाँ धर्मेश व्यास जो टीवी के बहुत बड़े एक्टर बने थे एक बार। ये 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ अच्छे से, तो वो लेकिन टच में नहीं। अच्छा। और जो 10वीं में पढ़ते थे आपके साथ लोग, अंदाजा था 10वीं में, ऐसे जैसे कई लोगों को प्रेशर होता है ना, बोर्ड बोर्ड एग्जाम है ये वो, आपको वो लोड था कि नहीं था? ठीक है यार, दे देंगे, हो जाएगा, देखते हैं। नहीं, लोड तो था एग्जाम का, बट
मतलब मैं कोई इतना खास था नहीं पढ़ा लिखाई में। मेहनत मतलब उस चक्कर में थे कि नकलबाजी होगी तो उसमें शायद कुछ फर्रे ले जाते थे, शायद वो मतलब हो जाएंगे पास वास, नकल वकल करके पास हो जाएंगे। जैसे एक बार ये हुआ था कि किसी ने हमें बोला कि 10th का एग्जाम है और इंग्लिश के जो पेपर है उसमें नकल करना जितना चाहो। मैंने कहा कैसे, लेकिन टीचर तो होगा सामने। बोलो टीचर जो है ना वो सो जाता है। तो हम एग्जाम रूम में बैठ गए और टीचर को सामने से देख रहे कब सोए वो, लेकिन वो आंखें खोल के ऐसे 3 घंटे तक ऐसे बैठा रहा वो। तो हमने नकल कर नहीं पाया हम लोग। बाहर निकले, पेपर खराब हो गए सबके। तो पूछा मैंने, यार आप तो बोल रहे थे कि बंदा जो टीचर है वो सो जाते हैं। कहले भाई वो आंखें खोल के सोता है। तो ये पहले बताना चाहिए था ना। तो वो सो रहा था 3 घंटे? हाँ 3 घंटे तक सो रहे थे वो, बट आंखें खोल के सो रहे थे, लेकिन हमें लगा कि आंखें बंद कर देंगे जब सोएंगे तो 10वीं में फेल हो गए तो अब्बू का क्या रिएक्शन था? क्या कर रहे थे आप जब रिजल्ट आया? उम्मीद थी फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, क्या था? फादर का इतना कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं रहता, क्योंकि वो फार्मर थे, उनको ज्यादा आइडिया तो था नहीं ना। मदर को थोड़ा सा दुख हुआ कि फेल का मतलब अभी उसी क्लास में वापस से रिपीट करना पड़ेगा इसको, इतना था। उन्हें कोई बात नहीं, चलो और इतना आपका ज्यादा खुद वो का? नहीं था। हाँ मुझे दुख हुआ था क्योंकि मेरे साथ के लोग आगे बढ़ गए, एक क्लास आगे बढ़ गए, तो दुख तो होता है ना कि अपने साथी क्लास साथियों से मैं पीछे रह गया, एक इस बात का दुख होता है। और वो साथी अभी टच में है? आई थिंक 10वीं के तो नहीं है। एक कोई बंदा था जो मेरा हमेशा दोस्त था, वो अभी भी है। एक आध बंदा ही रह गया। छूट जाता है सब। हाँ। ये वही बंदे थे जिनके साथ आप बिंदिया मांगे बंदूक देखने जाते थे? नहीं वो अलग ग्रुप था। हाँ, उस ग्रुप के बारे में बताइए जरा। वो एक तरह से देखा जाए वो नालायकों का ग्रुप था, और वो बहुत ही सही लगता था मुझे। मतलब वो उनका काम सिर्फ यही था कि या तो सी ग्रेड की फिल्में देखो, बिंदिया मांगे बंदूक टाइप की फिल्में देखो, या दादा कोडके की फिल्में देखते थे हम लोग। और वही फिल्में लगती भी थी एक्चुअली। अच्छा, ये हाँ। सुबह वाला जो शो चलता था वो या ऑल डे वाला? है। एक सुबह शो होता था ना, 9 बजे या 9:30 बजे। पहले ये फिल्में तो सारे उसमें शो में चलती थी, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो फिर इसके शोज बटने शुरू हो गए। हाँ, हाँ। और वो दूसरी टाइप की फिल्में होती जिसमें थोड़ा सा दूसरी क्लिप लगा देते थे वो। बीच में डाल देते थे। हाँ बीच में डाल देते। मैंने हाँ भाई, जब वो ऑडियंस निकलती थी उनसे पूछते थे हाँ भाई सीन वीन है क्या इसमें, तो हाँ हाँ सीन है, देख लो देख लो। तो तब उसका टिकट लेते थे हम लोग, तब जाते थे देखने के लिए। अदरवाइज दादा कोडके थे और इस तरह की फिल्में थी। बिंदिया मांगे बंदूक, बिंदिया और बंदूक, रंगा खुश, जोगिंदर का मैं बहुत बड़ा फैन था। दादा कोडके, जोगिंदर, ये हाँ, मतलब हमारे वो थे, आइडियल थे। ये होती है एक्टिंग, मतलब उनकी एक्टिंग देखते थे जब हम। आप मिले कभी जोगिंदर से? मैं मिला था। हाँ, बताया आपने मैं, ये सब? मैं मैंने बताया तो नहीं था, बट मैं मिला जरूर था उनसे। और मैं ऐसी कंडीशन में मिला था, मैं आपको क्या बताऊं, कि मैं उनसे उनके पास काम मांगने गया था, उनके ऑफिस में गया। जुहू में उनका ऑफिस था। और हाँ, मैं जब उनके ऑफिस में गया तो मुझे बोल दिया असिस्टेंट ने कि बाहर बैठिए। तो मैं जहां बैठा हुआ था मेरे बराबर में 3 लोग और बैठे हुए थे, और अंदर आवाजें आ रही थी बहुत जोर जोर से। मैंने पूछा बराबर से, ये आवाजें आ रही है, किसी को पिटाई करने की आवाज आ रही है, क्या है? बोले सेट डिजाइनर है, पैसा ज्यादा मांग रहा था। तो वो निकला वहां से। तो उसके बाद मेरे बराबर में जो बैठा था कॉस्ट्यूम डिजाइनर बैठा हुआ था। तो असिस्टेंट आए, बोले अब आपकी बारी आई है, आपसे बात करनी है सर। तो वो गया। जैसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंदर गया, मैं सीधा वहां से भागा। फिर दोबारा? मुझे नहीं, मैं दोबारा कभी नहीं गया। हाँ उनकी शूटिंग में गया था मैं। एसएल वर्ल्ड एक जगह है, वहां पे उनकी शूटिंग हो रही थी। और उसमें रजा मुराद और इस तरह के एक्टर थे। एक और रजा मुराद थे, एक वो कौन थे, जोशी करके एक एक्टर थे। इस तरह के हाँ, बहुत सारे एक्टर थे।
और बाहर ही मतलब एक डांस चल रहा था वहां पे, अजीब-ओ-गरीब सा डांस हो रहा था वो उस तो ये मतलब फिल्म बन रही थी तब, बिंदिया मांगे बंदूक अपनी फिल्म का रीमेक कर रहे थे वो, अच्छा। बिंदिया और बंदूक का। ओके। बिंदिया और बंदूक बहुत पहले आई थी, उसका हाँ। रीमेक मेरे सामने हुआ, बिंदिया मांगे बंदूक। उसमें एक छोटा सा रोल मैंने भी किया था क्राउड में, और पैसे इसलिए नहीं मांगे थे क्योंकि अगर मांगते तो वही मेरा हाल होता जो ऑफिस में उनका हुआ था। मतलब अब जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मोग्राफी बनेगी तो उसमें इसको बिंदिया मांगे बंदूक को भी रखना पड़ेगा। बिंदिया मांगे बंदूक ये भी है। अच्छा, ये जब आप एनएसडी में आए या फिर मुंबई में संघर्ष किया, नाम कमाया, तब ये वाले फिल्मी रेफरेंस याद आते थे कि यार उसमें तो उसने वो रोल ऐसा किया था या डायलॉग ऐसे मारता था कि वो एनएसडी में सब इंप्रेशन खत्म हो चुके थे। ये वाले जो ये देख रहे थे दादा कोंडके वाली फिल्में या दूसरी फिल्में, एक रहता है ना लार्जर देन लाइफ जो पहली बार रजिस्टर होता है दिमाग में। नहीं, वो एनएसडी में रह के आइडिया हो गया था कि यार देखो वो वाली फिल्म अलग होती थी, उसकी उसकी डायलॉग डिलीवरी या एक्टिंग वो अलग हाँ। है ना, ये जो आप करने जा रहे हो ये अलग है। तो वो 3 साल के दौरान जो है ना थोड़ा आइडिया आ जाता है थिएटर करके, मतलब थिएटर बहुत सारा थिएटर भी किया, तो उस दौरान आइडिया हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर अच्छा सिनेमा भी देखने लगे, फिल्में, हॉलीवुड फिल्में, यूरोपियन फिल्में। ये एनएसडी के दौरान फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स होता है वहां पे, तो एक साल में पूरा कम से कम 20-25 फिल्में दिखाई जाती हैं वर्ल्ड वाइड आपको, पूरे वर्ल्ड की। तो उससे थोड़ा आइडिया होना शुरू हुआ, नहीं हाँ यार सिनेमा तो ये है एक्चुअली, गोदाद, फेलिनी और ये वो सब, उन उन डायरेक्टर्स की फिल्में, क्लासिक कल्ट फिल्में, तो उससे तो थोड़ा सा एक एजुकेट होते चले गए। अच्छा एक बात बताइए दादा, ये मैं और भी एनएसडी के सीनियर्स से पूछता रहता हूँ कि जैसे आए ये फिल्में सब, मतलब देयर आर फ्यू पीपल जो बात कर रहे हैं अरे फेलनी ये गुजार ये उसका ऐसा रहता था, और और नहीं समझ में आ रही, लेकिन सब कोई कह रहा है कि नहीं साहब क्लासिक है तो बहुत अच्छी ही होगी। ऐसा कभी प्रेशर रहा दिमाग में कि यार ये क्लासिक है तो कुछ अच्छा होगा ही, भले ही पल्ले ना पड़ रही हो? शुरू में कुछ फिल्मों जो एब्सर्ड सी फिल्में होती थी उनको लेके हुआ, हम्म। अ, कि यार ये बड़ी कल्ट फिल्म मानी जाती है लेकिन समझ में नहीं आई, है ना, उन फिल्मों को वो बाद में। और जैसे प्रेशर भी डाला जाता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू में प्रेशर इस चीज का भी होता है कि ओमपुरी और नसीर साहब ग्रेट एक्टर्स हैं, और फिर यही इंप्रेशन लेके आप देखते हैं फिल्मों को, और हम्म। डेफिनेटली आपने एक इंप्रेशन लिया हुआ है अपने लोगों से कि नसीर साहब, ओमपुरी, पंकज कपूर, दे आर द ग्रेट एक्टर, और वो सब सुनते आ रहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। और जब आप फिल्म देखते हो ये इंप्रेशन लेके, तो डेफिनेटली वो फिल्म, वो एक्टिंग अच्छी ही लगेगी आपको, क्योंकि इतना ऑलरेडी प्रेशर डाला जाता है। लेकिन धीरे धीरे यही एक पॉइंट होता है, यही एक चीज होती है जहां पे आप रिशफलिंग शिफलिंग हो रही होती है, आप अपने अपने सेल्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी छूट रहा है वो, कभी आप कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इंप्रेशन आ रहा है आपके ऊपर, टीचर्स का आ रहा है, लोगों का आ रहा है, ये प्रेशर्स रहते हैं। फाइनली हम्म। एक पॉइंट ऐसा आता है आपको जब आपका थॉट मैच्योर हो जाता है, तब आप अपने इंडिपेंडेंट थॉट से आप फिल्म को देखना शुरू करते हैं कि यार अभी भूल जाओ नसीर को, अभी भूल जाओ ओमपुरी, पंकज कपूर को, अभी भूल जाओ गोदाद, फेलिनी और ये वो सब, एंथनी हॉपकिंस और डेनियल डे लुइस, और भूल जाओ सब इन लोगों को, अभी अपने थॉट से फिल्म देखो ना। तब रियलाइज होता है कि हाँ क्या सही है उन लोगों में, क्या गलत है, तब तक आप मेच्योर हो चुके ओके। ये हम लोग मेच्योरिटी की जो कहानी है, एनएसडी की थिएटर की कहानी, साक्षी ग्रुप की कहानी हैं। और जी। पेप्लेकोव की कहानी, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि आप दर्शकों को दो कहानियां सुनाएं, एक 3,000 रुपए की कहानी और एक 15,000 रुपए की कहानी। 15,000 की जीन्स वाली कहानी, पाकिस्तान वाले मामू कैसे मामू बना रहे थे, और 3,000 रुपए जो आपने डिपॉजिट किए थे और मिले नहीं वापस। 3,000 का ये था, दिल्ली में जब मैं था तो आ, मैंने कहीं देखा कि सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन और ये वो सब इनकी जरूरत है, लेकिन वो जो पिलर पे कुछ, इश्तेहार चिपके रहते हैं, नौकरी हाँ पाए। हाँ हाँ, नौकरी हाँ। पाई, इतने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, इतने वॉचमैन चाहिए। मैंने देखा, मैं और ये शादरा नोएडा के बीच में, शादरा में मेन ऑफिस था और नोएडा में वो कंपनी बनी हुई थी, तो मैंने उनको गया, मैं उनके पास, मैंने पूछा, मैंने भाई
मुझे जॉब करना है। आम, तो बोले डिपॉजिट लगेगा। आपने कितने? 3,000 रुपये। तब तो 3,000 रुपये बहुत बड़ी वैल्यू होती थी उस वक्त पे। तो मैं गया अपनी माँ के पास। माँ ने कहा 3,000 रुपये मेरे पास कैश तो है नहीं, ज्वेलरीज हैं, उनको रखते। मैं लेके गया उनको, और उनको मैंने, हमारे यहाँ जो सराफ होते हैं, सुनार होते हैं, उनके पास जाके मैंने उनको रख दिया, गिरवी रख दिया। उसमें से 3,000 रुपये लिए और आके उस बंदे को दे दिए। और उसने मुझे बोला कि ठीक है, कल से तुम नौकरी पे अपना आ जाओ, और तुम्हारी नौकरी है, टॉय फैक्ट्री है नोएडा में। तब तक ये चैनल वैनल्स भी नहीं आए थे वहां पे, बहुत पहले की बात है। रेगिस्तान सा लगता था तब पूरा नोएडा। वहां पे एक टॉयज फैक्ट्री थी, वहां पे जॉब करना शुरू कर दिया मैंने। अब उनका ये था कि रिसेप्शन पे जहाँ मैं खड़ा होता था बिल्कुल धूप रहती थी। तो उसमें क्या, मैं तप जाता था खड़ा खड़ा, पतला दुबला सा तो वैसे ही था मैं। कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी चौकीदारी की? ट्रेनिंग होती थी सिक्योरिटी गार्ड की? नहीं, बस बता दिया एक बार। 300-400 लोग आए, सबको बता दिया कि सुबह से शाम तक आपका ये होगा, इस टाइम लंच होगा, लेकिन आपको जैसे ही बॉस आए तो सीधे खड़े हो जाइए, सैल्यूट मारिए उनको। इस हम्म। तरह का 2-3 क्लासेस हुई थी उनकी। बस खड़े रहने में क्या, खड़े रहना है बस आपको, ये था। और धूप वूप से तब के मैं बैठ जाता था। इतने में क्या होता था, बॉस आ जाता था उसी दौरान। 2-3 बार जब ऐसा रिपीट हुआ तो उसने बोला, यार इसे मरियल से आदमी को निकालो यहाँ से। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं गया फिर शादरा, मैंने, भाई डिपॉजिट दो आप मेरा। मैंने, गलती आपकी थी, आपको डिपॉजिट तो उल्टा हमें देना चाहिए, हम आपको देंगे। जितनी बार भी बॉस के आप बैठे हुए मिले, आप नौकरी कर रहे थे, वहां पे अय्याशी कर रहे थे। तो वहां से उसने बिना डिपॉजिट के भगा दिया। तो यही हुआ था एक किस्सा। एक हाँ भाई, गुस्सा तो भरता गया होगा, ये सब चीजें हो रही थी, ये जो छोटे छोटे अन्याय होते हैं हमारे साथ, कैसे जज कर लेते थे? मुझे मुझे गुस्सा इतना नहीं आता था, क्योंकि लगता था हमारी तो डेस्टिनी में यही है, क्योंकि एफर्ट बहुत कर रहे थे हम लोग, हर जगह से फेलियर हो रहे थे, कोई भी चीज ठीक से नहीं मिल रही थी। जो चीज एक आम इंसान को 1-2-3 बार के एफर्ट में मिल जाते ना, मुझे, मैं 17-18 बार एफर्ट करता था उसके लिए। तो वो क्या हुआ, मेरी मेंटेलिटी भी ऐसी हो गई, और मुझे मेरी डेस्टिनी भी ऐसी हो गई कि अरे नहीं, किसी चीज के लिए एफर्ट करो नहीं मिलती, ये मेरे साथ है। और इसलिए कभी कभी मुझे लगता था कि मैं मनहूस हूँ या क्या हूँ, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील भी होता था। बट मैं सच बता रहा हूँ सौरभ, कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज के लिए मुझे 17-18 बार एफर्ट करना पड़ता था। और वो एक फिर आदत बन गई मेरी, एफर्ट करने की आदत बनती चली गई, कि मुझे कोई नॉर्मल सी, जैसे गैस का सिलेंडर भी मुझे चाहिए ना, तो मुझे मालूम ऑलरेडी रहता था कि इसके लिए मुझे 17-18 बार एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा ये मेरा मेरे रूटीन बन गया था, मेरा लाइफ का ये थॉट भी मेरा बन गया था ये। ओके। और वो 15,000 वाला किस्सा? 15,000 वाला मेरे समझ में नहीं आया, कौन सा किस्सा था 15 वो का? जो जीन्स वाला? पाकिस्तान से मामू जीन्स लेके आए, बोले 15,000 की है। हाँ भाई, जीन्स वाला। हाँ 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 हाँ। मैं तो हमेशा वही, कभी इतनी महंगी, मतलब फुटपाथ पे कपड़े मिल गए, शर्ट मिल गई, पहन ली। फर्स्ट टाइम जब ये 15,000 की, मैं 15,000 की क्या सोच सकती, जीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह का कुछ था। मुझे थोड़ा सा याद तो आ रहा है, बट था ऐसा कुछ। आई वो वाज जस्ट आपके शॉक्ड कि मामू भाई लेके ये आए कैसे और हो गया। अम्मी के पैसे, अम्मी को उनको पैसे लौटाने थे, तो उन्होंने पूरे 15,000 एडजस्ट कर दिए कि ये तो इतनी महंगी जीन्स एडजस्ट है कर ये। देते हैं, हाँ। अच्छा। तो ये सौरभ शुक्ला से पहली मुलाकात कब हुई? सौरभ से मेरी मुलाकात हुई, साक्षी ग्रुप था एक हमारा, उस दौरान हुई थी। और ये थी 91, हाँ 91 के दौरान की बात थी, जब मैं लखनऊ से दिल्ली आया था अमेचर ग्रुप के साथ काम करने। एक ग्रुप था उनका, साक्षी। मतलब अभी एनएसडी का, एनएसडी में एडमिशन नहीं लिया था मैंने, अप्लाई कर दिया था, बट उस बीच में मेरे 7-8 महीने थे उस बीच में। तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था साक्षी, जिसमें सौरभ शुक्ला थे। वो नाटक लिखते भी थे, डायरेक्ट भी करते थे। 1-2 नाटक उन्होंने लिखे उस दौरान, उसमें मैंने काम किया। और
डायरेक्ट भी करते थे, नाटक के राइटर भी थे, तो उसमें काम किया। उस दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। तो कई लोग ये कहानियां सुनाते हैं अलग अलग ढंग से। खुद सौरभ शुक्ला एक बड़ी चर्चित कहानी सुनाते हैं कि वो जब एनएसडी का इंटरव्यू देने गए तो नाथ साहब सामने पड़ गए थे। बड़ा मजेदार किस्सा है। आपका एनएसडी का दाखिले का प्रोसेस कैसा रहा? कोई इवेंटफुल था या ठीक है जाके दे आए हो गया? हाँ, थोड़ा सा इवेंटफुल था, हल्का फुल्का से ऐसा हुआ था मेरे साथ। जब हम अब वर्कशॉप कर रहे थे, 4 दिन का वर्कशॉप होता है उसमें, तो मेरे साथ जो है ना, मेरा फ्रेंड था स्वानंद किरकिरे। तो स्वानंद किरकिरे और मैं, हम दोनों, हमें कुछ कहानी दी गई थी और उसको बोला कि भाई ये परफॉर्म करना कल आप आके। अब मेरा ही दोस्त, बाकी सब तो लोग थे अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी, मेरा दोस्त गायब, स्वानंद किरकिरे। तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ चारों तरफ, स्वानंद किरकिरे को देखा क्या किसी ने? स्वानंद किरकिरे को जानता है क्या? ये वो सब। अब स्वानंद किरकिरे के बारे में पता चला कि वो किसी एक कोई एक फीमेल एक्ट्रेस हैं, उनके साथ जो है ना रोमांटिक बातें कर रहे हैं वो वहां बैठ के। तो मुझे जब वो वापस आया तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने, यार तुझे पता है कल हमारा परफॉर्म करना है, हमें टेक्स्ट, वो जो स्टोरी है हमारी, वो परफॉर्म करनी है। तो हाँ हाँ कर लेंगे, इसमें कौन सी बात है, ठीक है। मैंने कहा तेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो एनीवे हम लोगों ने जो भी एक आध बार तैयारी की कि वो, बट लेकिन जिस दिन परफॉर्म किया उसको जाके, नेक्स्ट डे जब परफॉर्म किया, उसमें वो भी सब कुछ भूल गया, मैं भी भूल गया। बट जो जो कुछ हो रहा था वो इम्प्रोवाइज हो रहा था। और वो इम्प्रोवाइज इतना अच्छा हुआ ना, तो स्वानंद को पता कि वो मैं क्या कर रहा हूँ, ना मुझे पता कि स्वानंद क्या है, बस किए जा रहे हैं हम लोग टाइप में, ऐसा कुछ हुआ। बट तो कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा हो गया, वो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा। उससे आई थिंक वही एक बेस था जिसकी वजह से हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो फिर एनीवे स्वानंद का भी सिलेक्शन हो गया, मेरा भी हो गया। स्वानंद का फिर वही रूटीन हो जाता था, फिर वो गायब हो जाता था, अपने कहाँ गायब होता था हमें नहीं पता। और कौन कौन था आपके बैच में? मेरे बैच में स्वानंद किरकिरे थे और सुब्रत दत्ता एक एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर थे वो हैं। और हाँ। हाँ, विल्सन है एक, बट आई थिंक स्वानंद किरकिरे वाज वन जिसके साथ मैंने फिर नाटक भी किए, उसके डायरेक्शन में मैंने एक दो नेशंस को लगा। और ये गीतांजलि दादा आपकी सीनियर थी? हाँ, गीतांजलि शेरिकर, हाँ, गीतांजलि जो अतुल कुलकर्णी की वाइफ है, हाँ। वो थी, हाँ। एक चेखव के नाटक का किस्सा सुनाया जाता है खूब आपके हवाले से कि आप ही ने शायद किसी इंटरव्यू में बताया था कि यार मैंने तो, ये सब स्वानंद और ये सब लोग अपने अपने मस्त रहते थे, और वो चेखव के नाटक में पहली बार मेरा किस सीन था, जैसे मुझे चीक पे हाँ किस करना था। और सो वर यू नर्वस? हाँ, मैं ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम जब गीतांजलि के साथ था वो सीन मेरा, और हाँ। गीतांजलि शेरिकर के साथ था। तो अब पहली बार हमने तो कभी मतलब छुआ ही नहीं था फीमेल को, कभी इस तरह लड़की को कभी हाथ पे हाथ या ऐसा कुछ छुआ नहीं था कभी भी। ये फर्स्ट टाइम सीन था तो बहुत ही नर्वसनेस हो रही थी, उन्हें कैसे होगा क्या होगा। बट लोगों ने बताया कि ये भी एक नाटक की तरह ही है, ये समझना कि एक जैसे तू सारे सीन करता है वैसे ये एक सीन करना है, ऐसे ही करना। बट मैंने कहा यार कहीं कुछ वो तो नहीं हो जाएगा कहीं। फर्स्ट टाइम अंदर बहुत ज्यादा कुछ वो चल रहा था क्योंकि एज वेज इतनी थी नहीं, कम उम्र थी। बट फाइनली वो हो गया, सीन हो गया। और फिर मैंने, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये खुद को मैं बोलने लगा। मैंने तो, मैं खुद से ही बातें करने लगा। मैंने कि इतनी ऐसी चीजों को क्यों इतना हवा बना लेता है अपने ऊपर, तो थोड़ा कूल बन, इस तरह का खुद ही मैं अपने आप से बोलता रहता था। आप जब ये सब बता रहे हैं तब दर्शकों को वो सीन याद आएगा वासेपुर का, जिसमें वो गाना चल रहा है, भरो मांग मेरी भरो। तो वो वहां पे तो इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी होगी, मतलब जब उन्होंने ब्रीफ किया होगा कि ये बोल रहा है लेकिन डर रहा है, तो आपने तो बहुत अपने ही रेफरेंस पॉइंट उठा लिए होंगे। हाँ, ये उस दौरान ही थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दौरान ही, जब मैं स्कूल में ये सारे किस्से हुए थे। भरो मांग मेरी भरो वाला भी वही, और अच्छा, जो वो ये स्कूल में पहले किस्सा हुआ हुआ था। था? हाँ।
नहीं, ये अब तो हुआ था मुंबई। ये स्कूल, हाँ, एक स्कूल में हुआ था जो मैं हाथ पे हाथ रखता हूँ, परमिशन लेता हूँ टाइप में। वो वाला जो किस्सा था ना, वो वो वहीं हुआ था एनएसजी में दिल्ली हुआ में। था। हाँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और उसी दौरान आपका एक दोस्त पिट जाता है रेड लाइट एरिया में। अभय नाम था, क्या नाम था? हाँ हाँ, एक्चुअली ये क्या हुआ, उन लोगों ने मुझे बताया आके कि ऐसे ऐसी जगह पे गए थे बताया? और आप गए वहाँ। नहीं थे साथ में? आप नहीं भी नहीं, तो मैं थे। नहीं गया था। नहीं नहीं, अच्छा। मैं नहीं गया था, बट मुझे बताया गया। और किसी पिटाई उटाई हुई उसकी, और फिर हम लोग वहां से, मतलब ऐसा था कि कुछ भागे वागे टाइप में, इस तरह मुझे बहुत ही पहले के बहुत ही छोटा सा किस्सा, किसी ने मुझे बताया था ये किस्सा एक्चुअली। अच्छा। हाँ। और एक किस्सा खूब सुनाया जाता है पिपलिकोव की वर्कशॉप कराने आए थे, क्या कराने आए थे वो रशियन डायरेक्टर? नहीं, वो प्ले करने आए थे अच्छा। हमारे साथ। वो पहले वर्कशॉप की थी उन्होंने, बट उसके बाद प्ले किया था। हम्म। हाँ। क्या कुछ नया सीखा सिखाया? ये कितना एक रोल रहता था, ये जो बिल्कुल अलग सेंसिबिलिटी के डायरेक्टर आते हैं, उनके साथ भाषा के स्तर पर, मैनरिज्म के स्तर पर तालमेल बिठाना, ये ट्रेनिंग फिर बाद में काम आती होगी इंडस्ट्री में। बहुत अलग अलग टेम्पो वाले डायरेक्टर हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है टेप्लिको का मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ा, मेरे मेरे मेरी एक्टिंग प्रोसेस से बहुत फर्क पड़ा उनका, टेप्लिको का। आ, इससे पहले मैं क्या कर रहा था कि बहुत ही कॉमेडी कॉमेडी बहुत ज्यादा कर रहा था। मैं कॉमेडी प्ले कर रहा था और कॉमिक रोल हम्म। करता था। मैं, राजपाल, हम लोग एक ही अ, एक एक साल सीनियर और जूनियर थे हम लोग। हम्म। तो हम लोगों का था अच्छा खासा बन गया था कॉमेडी में कि अगर हम लोग स्टेज पे आते तो लोग पहले ही हंसना शुरू कर देते, तो इस तरह का बना लिया था। तो कोई भी रोल हमें दिया जाता था उसको कॉमेडी उसमें जरूर डाल देते थे हम लोग। तो फिर टीचर ने मना किया कि ये तुम हर रोल को कॉमिक मत बनाया करो। तो फिर फाइनली जो डायरेक्टर थे ये टेप्लिको, ये आए और उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे एक सीरियस रोल दिया। और मैं भी शॉक था कि यार, मुझे तो कास्ट किया जाता कॉमेडी रोल के लिए, इसने बंदे ने सीरियस रोल क्यों दिया। बाद में पता चला सिर्फ इसने आइज, सबकी आइज देखी और उसके हिसाब से उसने कास्ट किया था सबको। हम्म। तो एनीवे उसने उसके साथ काम करना शुरू किया, वर्कशॉप शुरू हुई, तो मुझे दूसरी एक्टिंग, दूसरी प्रोसेस के बारे में, एक्टिंग की दूसरी विधाओं के बारे में पता चला कि हम्म। कि जो स्पेशली जो मेथड एक्टिंग होती है, अ, उसके बारे में पता चला। और आई थिंक ये मेरे मुझे ऐसा लगा कि दिस इज, ये एक नोट होती, जो सुर होता है एक्टिंग का, हम्म। यहाँ से मेरी पहली शुरुआत थी। हालांकि प्ले मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सबसे लास्ट प्ले था, आखिर आखिरी प्ले था, बट मेरी शुरुआत हुई थी पहली बार ऐसी कि यहाँ से मुझे एक्टिंग का कुछ सूत्र पता चला, कुछ नोट पता चला ऐसे कि हाँ, ये बेसिक शायद कुछ तो आइडिया हुआ मुझे, शायद वहां से आइडिया होना शुरू हुआ एक्टिंग के बारे में। ओके। और फिर एनएसडी के बाद अचानक से मुंबई चले गए, जैसे सब जाते हैं वैसे चले गए, या कुछ बरस बाद गए? रिपर्टरी वगैरह किया? एक शायद नहीं, रिपीट। पीयूष भाई के साथ एक प्ले भी किया था डीपीएस में, असिस्ट हाँ, किया था। पीयूष भाई। हाँ, पीयूष भाई जो कर रहे थे, वो जगह जगह से उनको वर्कशॉप मिलती थी। तो वो क्या करते थे, जो उनके असिस्टेंट होते थे या हम लोग होते थे जो पास आउट, नए नए पास आउट होते हैं, उनको बोलते थे जाके तू कर ले वहां पे, एक प्ले डायरेक्ट कर दे। मैं ठीक है, मुझे बोला, डीपीएस में मैं चला गया फरीदाबाद। मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया। वहां से 2,500 रुपये मिले मुझे। और मुझे लगा कि यार, ये बेस्ट है कि अभी मैं इसका मतलब रिजर्वेशन करवा लेता हूँ ट्रेन से और मुंबई पहुंच जाता हूँ। तो आई थिंक 2-3 महीने तक मेरा काम निकल जाएगा रहने का वहां पे। तो वो एक पीयूष भाई ने वर्कशॉप दिलवाई, वहां से पैसा मिला और मैंने रिजर्वेशन करा के सीधा मुंबई, और वहां आके मैंने स्ट्रगल शुरू कर दिया। दिस आई थिंक 2000 के आसपास की बात है। और सरफरोश में काम किया था, जाते ही मिल गया था या कुछ समय लगा था? नहीं, कुछ समय लगा था, और वो भी समय ऐसा लगा था। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था निर्मल दास, जो एमपी के थे, एक्टर। हम्म। और शैडोल करके एक जगह है, वहां के थे वो। अच्छा।
वो मैं उनके साथ रहता था। निर्मल मेरा बैचमेट भी था एनएसडी में, और हम लोग साथ में रहते थे। आई थिंक वो धीरे 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 काफी स्ट्रगल करने के बाद वो थोड़ा उनके दिमाग पे असर होने लगा, एंड ही इज गोइंग टू लाइक के वो कुछ ही अपने, एक होता है ना, अपने एक अजीब सा एक संसार बना लिया उस आदमी ने अपना। और वो, दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली जब मेरे पे उस आदमी को मैंने धीरे 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 कुछ और ही होते हुए देखा वहां पे। क्योंकि काम नहीं मिल रहा था, तो ही वॉज लाइक ए कंप्लीटली गोन केस टाइप ऐसा हो गया था वो निर्मल दास। क्योंकि वो उस फिल्म के लिए उसको कास्ट किया था, सरफरोश के लिए, और बाद में पता चला वो बंदा कहीं गायब हो गया। अब कहाँ गायब हो मुझे भी पता नहीं। तो असिस्टेंट जो थे, चीफ असिस्टेंट, मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई निर्मल दास को कहीं देखा गया? मैंने, मेरे रहता मेरे साथ ही है, बट आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो कई लोगों से पूछा, पता ही नहीं चला। फिर वो रोल मुझे मिल गया और मैंने रोल किया वो। उसके बीच में कहीं आना हुआ निर्मल दास का, और फिर पता नहीं वो अजीब सा ही हालात हो गए उसके, निर्मल दास के, तो मेंटली कुछ, तो वो उसका भी मेरे पे बहुत असर पड़ा यार, कि थोड़ा स्ट्रगल कितना भी बड़ा हो, लेकिन थोड़ा संभल संभाल के रखना अपने आप को बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा इंसान था, मेरी बहुत हेल्प भी की उसने। हम दोनों आपस में एक दूसरे की, और बहुत लोगों की हेल्प भी करता था। बट आई डोंट नो क्या हुआ फिर अचानक से, वाज लाइक, जो मेरे करीब रहता था, पहली बार मैंने उसको बिल्कुल ही अजीब सा होते हुए देखा। डर डर सा नहीं हो जाता था थोड़ा सा अंदर, मतलब हौसला कुछ दरकता तो नहीं था ये सब देख के, कि और मजबूत हो जाता था? अभी क्या हो रहा था ना, कि जैसे निर्मल दास हुआ, फिर एक और एक्टर था, फिर दूसरा एक्टर था, 4-5 एक्टरों को देखा मैंने। कुछ की डेथ हो गई, कुछ लोग मेंटली, कुछ एक्टर मेंटली बिल्कुल पागल हो गए। तो ये सब देख के ना, ऐसा लग रहा था कि कुछ, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और मेंटली करेक्ट रहना बहुत जरूरी है मुंबई जैसे शहर में। एक, आई थिंक पहले टूटे भी, लेकिन फिर साथ साथ स्ट्रांग भी होते चले गए, मेंटली स्ट्रांग भी होते चले गए, ऐसी बात। विजय राज भी आपके रूममेट रहे हैं? विजय और मैं दिल्ली में हम लोग रूममेट थे। अच्छा। हाँ। तो मुंबई में फिर वो पहले चले गए थे आपसे? नहीं, मैं पहले आ गया था मुंबई, विजय बाद में आया था। अच्छा। और हाँ, तो स्ट्रगल भी काफी टाइम तक साथ में किया विजय ने और मैंने। लेकिन हम लोग दिल्ली में हमने बहुत ही मुफलिसी में हालात गुजारे हैं एक्चुअली। ये भी था विजय ने और मैंने। हमारे लिए, दोनों के लिए वही होता था कि सुबह अगर ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट होता था, फिर दोपहर में भी चाय बिस्किट, और फिर शाम को भी क्या, डिनर में क्या करें, चाय बिस्किट। तो पार्ले जी का बिस्किट से आज भी अगर मैं देखता हूँ ना, तो मुझे धुड़धुड़ी सी उठती है, कि अरे यार, ये तो पहले वाला टाइम फिर आगे लगता है। तो मैं टेस्ट जो है ना, पार्ले जी का टेस्ट आज भी मुझे मुझे 20 साल पहले, वो 20-30 साल पहले का जो वो है, वो उस टाइम में ले जाता है। तो मैं बचता हूँ पार्ले जी के बिस्किट से, भागता हूँ दूर दूर। बहुत मुश्किल वक्त था, मतलब रहने के ठिकाने भी क्या, मतलब कैसे गुजारा निकलने लगा था, कि वो बहुत ही एडॉकिज्म था, जैसे ये जो पार्ले जी वाला दौर था, वैसा ही मुंबई में कि तौलिया कहीं है, सोना कहीं है, खाना कहीं है? हाँ, बहुत टाइम तक चला। बट अच्छी बात ये थी, बहुत सारे एक्टर्स थे कि अगर आज आपने खाना नहीं खाया, तो ये नहीं तो वो उसके घर पे चले जाते थे। 2-4 दिन तक, 5-6 दिन तक खाना खिला देता था बंदा। फिर वो भी बाद में हाथ जोड़ लेता यार, कि अब मेरे पास भी नहीं है, अब तुम मुझे खिलाओ। तो दोनों मिलके फिर तीसरे के यहाँ जाते थे जिसके काम चल रहा होता था। तो ये सिलसिला जो है चलता रहता था किसके गिव एंड यहाँ टेक। जाते थे? कौन लोग थे जो उस टाइम हेल्प कर रहे थे राजपाल। सब? अच्छा। राजपाल एक ऐसा एक्टर था हमारे सामने, हमारे बीच में, कि जिसका सबसे जाते ही सबसे अच्छा काम शुरू हो गया था। अच्छा। तो राजपाल के यहाँ कम से कम कोई 15-20 एक्टर रहते थे एक टाइम में। और रूम बहुत ही छोटा सा होता था, लेकिन सब लोगों के लिए वो खाना खाना बनवाता था, सब लोग खाते थे उसके रूम में। अम, मैं भी जाता था उसके यहाँ पे, या जो स्ट्रगलर होते थे, बहुत सारे एक्टर आ गए, 6-7 एक्टर आ गए। दोपहर का भी खाना बन रहा है उसके यहाँ, शाम का भी खाना खाना एक बार बनना शुरू होता तो बनता ही चला जाता था। क्योंकि राजपाल का हमेशा काम चलता रहा, जाते ही राजपाल को ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा एक्चुअली। राजपाल जो है दिल्ली से ही काम लेके आया था।
अभी टच और में है आप? एक हाँ। अच्छी बात होती थी राजपाल में कि जहां जिस भी ऑफिस में जाता था वहां से काम लेके आता था वो। वो पूछते नहीं थे कि तू क्या छड़ी घुमाता है कि कास्टिंग हो जाती है? उसका जो उसका जो एक बहुत अच्छा एटीट्यूड ये था ना कि जो सामने वाले को ना वो ऐसा चढ़ा देता था कि अरे दादा आप ही सब कुछ हो, दादा आपकी फिल्में। एक बार क्या हुआ, सईद सईद मिर्जा के ऑफिस में हम लोग गए, राजपाल और मैं। तो ऑफिस में बैठे हुए बाहर हॉल में, तो असिस्टेंट से हमने पूछा कि सुधीर मिश्रा कब निकलेंगे रूम, वो सईद मिर्जा कब निकलेंगे रूम से। कहने अभी उनको बहुत टाइम लगेगा, आप लोग जाओ। मैंने फिर भी कितना टाइम लगेगा? बोले 1 घंटा लगेगा। तो मैं बोला 1 घंटा यार, 1 घंटा तो बहुत अच्छे निकलते हैं। तो राजपाल हो रहे अरे दादा वेट करते ना सईद मिर्जा का, पेशाब करने तो निकलेंगे, बाथरूम तो इधर ही है। तो सईद मिर्जा साहब जो है निकले, जैसे निकले तो राजपाल उन्हें दंडवत दंडवत लेट गया बिल्कुल। अरे दादा कैसे हैं दादा, आपकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए, क्या फिल्में बनाते हैं दादा। और एक फिल्म नहीं देखी थी उसने सईद मिर्जा की। मिर्जा साहब जो थे, उसने बोला अरे भाई तुम तो बिल्कुल हमारे कैरेक्टर की तरह लगते हो। कौन सा कैरेक्टर? एक हम सीरियल बना रहे हैं राजा का बाजा, उसमें आप बिल्कुल राजा लग रहे हो। राजपाल को बोला आ जाओ कल, आ जाओ कल मिलने आ जाओ, पैसे की बात कर लो, डेट की बात कर लो, हम तो तुम्हारे जैसा कैरेक्टर ढूंढ रहे थे। अब राजपाल को तो बात बन गई। राजपाल जैसे हटा मैं भी पहुंच गया उनके पास, मैंने सर मैं भी एक्टर हूँ। हाँ हाँ ठीक है तुम भी देख लो, देखिए वटेवर। तो मुझे ज्यादा इतना वो दिया नहीं उन्होंने फुटेज। एनीवे हम लोग जैसे ही बाहर निकले, मैंने कहा राजपाल तेरा तो काम हो गया यार। तो उसने बोला दादा 15 दिन में मैं तो बिजी हूँ, मैं कर ही नहीं सकता इसका सीरियल। सीरियल था वो। मैंने कैसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसी डेट में वो क्या नाम उनका, झा साहब जो है ना, प्रकाश झा, जी। मुंगेरी लाल के, नौरंगी लाल के, हसीन सब पे, उसी डेट में वो है। तो दो दो सीरियल उसको उसी टाइम पे मिल गए थे, हालांकि किया उसने एक ही बाद में। बट मेरे कहने का मतलब है कि राजपाल जहां भी जाता था हर आदमी उसको उसको देख के, उसके हाव भाव को देख के, उसके एटीट्यूड को देख के मतलब खुश हो जाता था। ये बंदा तो मतलब दूसरा रघुवीर यादव मिल गया, टाइप में हो जाता अच्छा। था। हाँ और तब कास्टिंग का स्ट्रक्चर कैसा था? अभी जैसे लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो गया है, तब इतना स्ट्रीमलाइन नहीं था। हाँ, अभी बहुत ही प्रोफेशनल हो गया है कास्टिंग का। तब तो यह हाल होता था कि एक सुबह निकलते थे, इस ऑफिस में फोटो दिया, फिर उस ऑफिस में गए, असिस्टेंट से मिले, सिर्फ यही रहता था। डायरेक्टर से मिलना तो बहुत कम होता अच्छा। था। तो फिर अनुराग से कैसे मिल गई? हम लोग थे हम लोग कहीं जा रहे थे, अंधेरी स्टेशन कहीं स्ट्रगल करने जा रहे थे। तो बारिश का टाइम, बहुत बारिश हो रही थी। मैं, राजपाल, एक एक और थे, 2-3 एक्टर और थे, अशरफ थे एक एक्ट, वो भी राजपाल का बैचमेट था, संजय सोनू एक एक्टर थे। हम 5-6 लोग जा रहे थे अंधेरी स्टेशन की तरफ, अनुराग मिल गया। तो अनुराग से बोला हमने कि हम लोग एक्टर हैं, बताओ क्या, कब मिले, क्या है। तो बोले एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, शूल नाम है फिल्म का, तो उस जाके इससे मिलो। मैं ठीक है। तो चले गए। मैं राजपाल वगैरह को मिल गया था काम, बट मुझे नहीं मिला था, मुझे कोई दूसरा रोल मिला था उसमें, वो भी मैंने एक वेटर का रोल मुझे मिला था छोटा सा उसमें। तो इसलिए और पहले कौन सा रोल मिल रहा था शूल में? शुरू में यही था, बचा ही नहीं था। मुझे जो है ना, मुझे जो मिला था वो यही मिला था एक्चुअली, वेटर का। राजपाल का इसमें। एक सीन था, वो भी हाँ। छोटा सा ही था, लेकिन वो राजपाल का, उसने इतना अच्छा इम्प्रोवाइजेशन किया तो वो बड़ा हो गया सीन वो राजपाल का। फिर इससे खुश होके रामू ने उसको वो फिल्म दी, जंगल। फिर कोई, हाँ, मस्त मिल गई उसको, 3-4 फिल्में रामू की मिल गई थी उसको वहां पे। हम लोग रह गए थे पीछे। अच्छा। और फिर ब्लैक हाँ, फ्राइडे की कास्टिंग के पहले ही पहुंच गए? आप ब्लैक फ्राइडे की में मुझे अनुराग ने किया था कि अनुराग ने ही मुझे बुलाया था और बोला था कि हाँ कि एक फिल्म है जो ब्लैक फ्राइडे नाम है, उसमें बहुत सारे एक्टरों की जरूरत पड़ेगी, और उसमें उसमें ना 3-4 सीक्वेंस हैं, ये बहुत बढ़िया है लेकिन वो सीक्वेंस। तो पहुंच गए थे हम लोग, ऑडिशन
आई थिंक ऑडिशन भी नहीं दिया था मैंने, तो हम्म। हो गया था मेरा। हाँ। अब मैं ये कई दफा पहले भी एक्टर से पूछ चुका हूँ, ऐसे थोड़ा सा इल्हाम रहता है क्या शूट के वक्त कि यार ये तो कुछ अलग ही बन रही है, ये तो क्लासिक होने वाली है? जैसे आई पर्सनली बिलीव दैट ब्लैक फ्राइडे इज अ क्लासिक, मतलब वो एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए परफॉर्मेंस के लेवल पे, मतलब कमाल कमाल की फिल्म है वो। तो आप लोगों को इल्हाम था कि यार ये कुछ बहुत हट के फिल्म बन रही है, कुछ जबरदस्त बन रही है, बहुत टाइट फिल्म बन रही है? बिल्कुल भी नहीं था, मैं सच बताऊं, इतना शेड्यूलिंग इतनी मतलब डिसऑर्गेनाइज था। मतलब शेड्यूल्स भी मतलब जल्दी जल्दी ये करो वो करो टाइप में, कुछ पता ही नहीं था अभी को अनुराग कौन सा सीन करेगा, कुछ पता ही नहीं होता था। इवन मेरा सीक्वेंस भी जब मैं कर रहा था उसमें, मेरे एक सीक्वेंस तो हो गया जिसके मैंने डायलॉग याद कर लिए थे, और उसी रूम में दूसरी जगह थी, बोले अब यहाँ बैठ जा। मैंने यहाँ बैठ के क्या करूं? बोले कपड़े वपड़े निकाल ले, और ये डायलॉग्स हैं, एक लंबा फर्रा लाके मुझे अनुराग ने तभी लिख के दे दिया मुझे। मैंने तो बहुत सारे डायलॉग हैं उसमें, बहुत सारे नाम थे, अब्दुल गनी, रफीक, शमीम, ये वो, मैंने कैसे याद करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। बोले नहीं नहीं नहीं, कैसे भी करके कर ले, अभी कर ले, लाइटिंग है तो फिर परमिशन नहीं मिलेगी इस जगह की। तो इतना डिसऑर्गेनाइज था कि कोई चीज मतलब कंट्रोल में थी नहीं, ऐसे कि यहाँ बैठ जाओ, ये सीन कर लो, उधर करो, ये सीन कर लो टाइप में ऐसे था। और मुझे बैठा दिया, और मेरे डायलॉग याद नहीं हुए, मैंने नीचे रखा हुआ था वो फर्रा पूरा, और उसको भी देख रहा हूँ, डायलॉग देख रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, डायलॉग देख रहा हूँ, कैमरे के सामने इस तरह बोल रहा हूँ। अब वो सीन बाद में बोलते हैं ये तो, अब उसमें मैं भूल रहा हूँ, वही शूट कर लिया उसने, अनुराग ने। अब वो सीन बाद में पता चला है तो लोग मिसाल दे रहे हैं उस सीन की कि अरे यार कमाल की एक्टिंग की, अरे कमाल की एक्टिंग भाई, मैं डायलॉग भूल रहा था, फंबल कर रहा था उसमें। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ब्लैक फ्राइडे ऐसी बन जाएगी। हाँ। पर ये कई लोगों ने बोला कि अनुराग ऐसे ही करता है, वासेपुर में इम्प्रोवाइज ऑन द स्पॉट कुछ ऐड कर दिया। तो हाँ हाँ आपको हाँ। अब तो आप सम पे आ गए होगे, आप दिक्कत नहीं होती होगी इस चीज में? हाँ अभी हम भी आराम से बैठे थे, सिगरेट गेम कर रहे थे, पता चल रहा अच्छा लिखोगे, ये लिखेंगे डायलॉग सब जाके। अब वो डायलॉग लिखते हैं इतने में सेट की लाइटिंग वाइटिंग सब रेडी हो जाती है, डायलॉग आते हैं और खुद ही लिख के ले, उनके राइटिंग भी समझ में नहीं आती। अब 5 लोगों के डायलॉग है और पेज एक ही है हमारे पास, और पेज के पीछे मारा मारी हो रही है, जरा पेज देना पेज देना पेज देना, ऐसा हो रहा है। तो किसी के कुछ पल्ले पड़ जाता है, किसी के नहीं, बट और फिर अनुराग उसको बोले चलो 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 आ जाओ सब, तो फिर वहां शूट होता है, वो सीन शूट होता मैंने कई दफा उनसे पूछा, है। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, घर में, दफ्तर में, बाहर भी, इस सेट की नवाज का क्या है कि मेरे को ऐसे एक्टर चाहिए, एक तो जो मेहनती हो, टेंट्रम ना हो, इसीलिए बोले मैं ज्यादातर नए लोगों के साथ काम करता हूँ, क्योंकि पुरानी का डेट्स है, बहुत सारी चीजें, मुझे बल्क में टाइम चाहिए होता है। जी। दूसरा इस सेट की वो नजर से लॉक कर लेता है कैमरा, तो बहुत ब्रीफ नहीं करना पड़ता है। और तीसरा यही इम्प्रोवाइजेशन वाली बात है कि उसको भी समझ में आ रहा है कि मेरा कहाँ पट गिरता है, तो ये। इवन हाँ, हाँ जी 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 जी। ये जैसे रमन राघव में बहुत इंटेंस था, तो वहां पे इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश थी कि, या वहां कट टू कट चल रहा था कि बस कैमरा रोल करते रहेंगे, क्योंकि डायलॉग तो बहुत ज्यादा गुंजाइश थी नहीं उसमें? आई थिंक रमन राघव में बहुत कम गुंजाइश थी इम्प्रोवाइजेशन की, हम्म। क्योंकि वो बहुत ही इतना हर चीज सेट थी उसके अंदर कि, जैसे फॉर एग्जांपल पहली स्पीच कोई 20 आई थिंक 15 पेजेस की स्पीच थी, पहला जो ओपनिंग होती है हम्म। उसकी, 15 पेज थे उसके। अब उसमें 15 पेज याद करना मुश्किल हो रहा, तो उसमें और इम्प्रोवाइज ऐड करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आई थिंक सिर्फ एक रमन राघव ऐसी थी जहां पे मैंने बिल्कुल भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया, एक आध जगह किया होगा बस, अदरवाइज जैसे ब्लैक फ्राइडे है या गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत हुआ, और बाकी फिल्मों में इम्प्रोवाइजेशन हुआ। ऐसा हुआ कि 3 घंटे की फिल्म 5.5 घंटे की बना ली? 5.5 घंटे की बोल गए। ऐसा हुआ। बट अनुराग का मुझे सबसे अच्छा ये रहता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे मालूम होता है कि अब ये सीन कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है शायद इस सीन में इस तरह के डायलॉग्स होंगे, और जब वो लिख के आते हैं वही डायलॉग होते हैं जो मैं सोच रहा होता हूँ। ये एक ट्यूनिंग अनुराग के साथ मेरी है। अच्छा। आ, ये तो अनुराग की बात हो गई। एक अनुराग की ही फिल्म थी जिसमें आप
भाटी का रोल करने वाले थे, जो बाद में दीपक ने किया। फिर क्यों नहीं किया आपने वो रोल? आप लोगों की इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी। हो जाते हैं कभी कभी, मतलब ऐसा हो गया था बीच में, दूसरे लोगों की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस तरह का कुछ हुआ था उसमें कि मेरा रिजर्वेशन हो गया था, मैं जयपुर जाने वाला था। और जैसे ही तब पेजर होते थे, पेजर पे मेरे, मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो बॉम्बे से जयपुर जा रहा था, तो पेजर पे मेरे आया मैसेज कि यू आर नॉट कमिंग टू जयपुर, और जो टिकट है वो आप ऑफिस में दे दो, मुंबई ऑफिस में दे दो। मैंने यार ये क्या है? फिर मैंने फोन किया कि मेरे को ऐसे ऐसे, जो प्रोडक्शन में थे उनको फोन किया मैंने, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ कि मैं तो पूरी आस लगाए बैठा था, 1 महीने से खुश था। उसके लिए मैंने गाड़ी चलाना भी सीखी थी, गाड़ी चलानी आती नहीं थी मेरे से, जीप। तो मुझे बताया कि तुम नहीं कर रहे हो वो रोल, और मैं तो आई थिंक मैं दादर में कहीं था, दादर रेलवे स्टेशन, और वहां से मेरे को चार बंगला आना था, और वहां से रोता रोता आया मैं। बाद में पता चला कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई, और मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत बोल दिया है क्या है। बट अनुराग की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने शूटिंग के दौरान, जहां शूटिंग कर रहे थे जयपुर में, वहां से मुझे फोन किया, मैं मुंबई में था, मुझे फोन किया कि नवाज, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 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 फिल्म में काम करेंगे, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग होंगे बट डोंट वरी। और मैं बहुत खुश हुआ कि यार इन सब चीजों के बावजूद भी देखो, ये सारी चीजें उसके बावजूद भी अनुराग ने मुझे ऐसा ऐसा हौसला दिया कि डोंट वरी। अनुराग की बातों पे यकीन होता था सारे एक्टरों को, अगर किसी ने किसी को कुछ भी बोल देना तो वो यकीन करता था, कोई भी एक्टर उस वक्त पे। तो मुझे भी यकीन हो गया कि थैंक गॉड के अनुराग के दिमाग में मुझे लेकर ऐसी कोई बात नहीं है। आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे देवडी के? देवडी में नहीं। तो फिर उस गाने में कैसे पहुंच गए? नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर एक दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर था, हाँ, वो उस गाने में था। नितिन। मुझे बुलाया, हाँ नितिन, हाँ नितिन था, हाँ। नितिन चैनपुरी, हाँ। तो आप वहां पे क्या कर रहे थे? चंडीगढ़ में शूट किया था ये? चंडीगढ़ में शूट किया था, हाँ। हाँ। मैं मुंबई में था, मुझे अनुराग का एकदम अचानक से फोन आया कि कहाँ हो? मैंने कहा, यही हूँ, मुंबई में हूँ। कहने चंडीगढ़ आ जाओ। मैंने कब? बोले सुबह, और रात के टाइम की बात हो रही है। मैं चंडीगढ़ मतलब क्या है, क्या मतलब कुछ तो बताओ क्या है। तो बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैं बैठा, अपना फ्लाइट का टिकट आ गया मेरे पास, में बैठा, चंडीगढ़ पहुंच गया। तब वहां जाके पता चला कि मुझे गाना वाना करना है। मैंने, मेरे से डांस वांस भी नहीं आता, कैसे करवाओगे, क्या है? बोले कॉस्ट्यूम पहन, मेकअप वेकअप, पाउडर वाउडर लगाया, बहुत सारा पाउडर, सफेद कर दिया मेरा मुंह। बोले आजा भी स्टेज पे, आया डांस कर। तो ऐसे वो हुआ। मेरा इमोशनल अत्याचार। इमोशनल अत्याचार। अनुराग ये शूट करके जब दिल्ली आया, क्योंकि कई सीक्वेंस उसके दिल्ली में शूट किए थे, स्कूल वाले और कई, ही हाँ। वाज सो एक्साइटेड अबाउट दिस सॉन्ग। बोला अरे अरे देख ये बहुत मस्त शूट करके लाया हूं, और वो अपने उसमें छोटे वाले में कमाल इम्प्रोवाइजेशन था उसमें। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था, पर हाँ। फिर कोई एक ऐसा रोल मिला होगा ना जिसको लगा होगा कि यार नहीं ठीक है, अभी बहुत स्ट्रगल किया पर अभी अपना काम जम रहा है, वो कौन सा रोल था जिसमें लगा कि नहीं अभी टिकना है, अभी सब ठीक होने लगा है, ये वो 17वां 18वां एफर्ट है जिसमें चीजें मिलने लगती हैं? वो ऑफ एफर्ट कोर्स किस रोल? गैंग, हाँ, गैंग्स का था, गैंग वासेपुर का था। अच्छा, उसके पहले तक नहीं लग रहा था कि? हाँ नहीं, उसके पहले मैंने फिल्में की थी, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे एक पतंग, एक मैंने फिल्म की थी, जो बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स में, प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में गई थी वो फिल्म। फिर उसके बाद औशिम की फिल्म थी मिस लवली, वो की थी। वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बट फाइनली जो लग रहा था कि जो प्रॉपर तरीके से जो रिलीज होगा, और जो जिसमें मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही पावरफुल, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी फिल्म। और उस दौरान मैं बहुत ही एल पचिनो मूड में रहता था, अ, और वैसा ही मुझे रोल मिल गया था वो तो, और किया फिर जाके। और पूरे उस 3 महीने के अंदर मैं अपने उसी जोन में रहता था, मुझे अच्छा भी लगता था। जब तक फिल्म खत्म नहीं होती, और उस जोन में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैं कोई भी रोल कर रहा हूँ। मुझे बहुत, ये प्रोसेस मुझे बहुत पसंद है, किसी फिल्म से पहले जिस तरह का रोल होता है उस तरीके से रहना। फिर फिल्म खत्म हो गई, गैंग्स ऑफ वासेपुर,
तो मुझे मालूम था जिस दिन रिलीज होगी उस दिन डेफिनेटली कुछ तो हासिल होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा लाइफ। यही वो दौर था जब आप कुछ एक्टर्स को ट्रेन भी कर रहे थे। आपने रणवीर सिंह को ट्रेन किया है, हमें बताया क्या? हाँ कुछ राजीव दिन खन राजीव खंडेलवाल को, रणवीर सिंह को, और और किसको? और थे। अब काम नहीं चलता था, बस यही करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे थे, लव और कुछ कौन से वाले थे, आई थिंक लव थे। उनको भी कुछ दिन तक ट्रेन किया। पैसा ही नहीं, चीजों से पैसा आता था बस। तो क्या ट्रेनिंग देते थे आप इन लोगों को? मतलब इफ यू कैन टेल अस अबाउट इट, कि मतलब ठीक है ये लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो ये आपके पास आते थे, आप इनके पास जाते थे, क्या डायलॉग बोल के दिखाओ, क्या कैसी होती है ये ट्रेनिंग? वर्कशॉप टाइप होती थी और ज्यादातर वही होती थी कि जो 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 स्क्रिप्ट दी जाती थी हमें, बस जैसे बैंड बाजा बारात ये कर रहा था, रणवीर कर रहा था, तो उससे की मुझे स्क्रिप्ट दी गई, तो उसमें जैसा कैरेक्टर था उसके हिसाब से उसको ट्रेन करने की कोशिश की। मैं मैं तो फिर ज्यादा दिन नहीं कर पाया, मैंने कुछ ही दिन की, फिर मेरा एक दूसरा दोस्त आ गया था, देवेंदु नाम है जो देवेंदु भट्टाचार्य, वो आ गया, हाँ फिर हाँ, उसने ट्रेन देवेंद्र किया। दादा। हाँ देवेंदु दादा। अभी वो आ क्या गया बढ़िया उसने। अनदेखी में काम किया उन्होंने। अच्छा अच्छा, मैंने देखी नहीं वो। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। अनदेखी करके अच्छा एक अच्छा, सीरीज आई है, उसमें बहुत अच्छा सीरियस, हाँ। काम। हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत ही कमाल का हाँ। एक्टर है वो। और फिर उसने ट्रेन किया उसको, रणवीर को। राजीव खंडेलवाल के साथ काफी लंबा सेशन मेरा, काफी क्लासेस ली उसके साथ। हम्म। मतलब कैरेक्टर के हिसाब से एक्सरसाइजेस बनाते थे हम लोग, फिर वो करते थे उस एक्टर के साथ। और जो एक्टर में कुछ लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ी स्टिफनेस है या कुछ क्रैक करना पड़ेगा, अटका हुआ है कहीं पे बंदा, तो वो थोड़ा सा वो उसके पैच वैच खोलने पड़ते थे। तो मतलब टाइप में वैसे ही, जैसे मिस्त्री होता है जब गाड़ी को खोलता है तो क्या उसको पता चल जाता है क्या कमी है बंदे के अंदर, हाँ स्टपनी थोड़ी सी खराब है इसकी, थोड़ा मोबिल ऑयल डालना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अ, मतलब जैसे आप अलग अलग लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उनका कैलिबर कितना है, पोटास कितना है, और बैकिंग कैसी है। फिर आपके देवेंद्र जैसे बहुत सारे एक्टर हैं, है ना, जो हम्बल बैकग्राउंड से आए लेकिन एक्टिंग खूब आती है। तो वो कोफ्त नहीं होती थी यार, ये क्या सिस्टम है? मतलब कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई करवा रहा है, किसी को क्रेडिट मिल रहा है, ये ठीक नहीं है, वैसा नहीं लगता था? हाँ हाँ, कुछ तो आता था दिमाग में, आता था कि भाई, लेकिन वो क्योंकि ट्रेंड ऐसा उस वक्त पे, जब ट्रेंड ही ऐसा चला आ रहा था कि हमारे जैसे फेसेस को कोई पूछता ही नहीं था, और हमने भी मान लिया था कि हमारी कोई वक़्त नहीं है इंडस्ट्री में, और हमें हमें यही करते रहना है कि या तो वर्कशॉप कर ली, किसी को ट्रेंड कर दिया, या छोटा मोटा मोटा कैरेक्टर मिल जाया करेगा, सपोर्टिंग एक्टर बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, और लाइफ में कुछ होगा नहीं। वो मान लिया था हमने भी, बट खौफ तो होती थी। इवन एक बार तो मैं बताऊं आपको, मैंने एक एक्टर को एक्सरसाइज दी कि मैं थोड़ा सा जंगल में चला गया, वहीं मुंबई में, और मैंने उसको एक्सरसाइज दी कि ये एक्सरसाइज ये है कि सिर्फ तुझे ये बोलना है कि मैं एक्टर नहीं हूं, हाँ नहीं मैं एक्टर हूं, ये रिपीट करते जाना है, रुकना मत जब तक मैं नहीं बोलूंगा। और ये चाहे 2 घंटे लग जाए, ये 4-4 घंटे की एक्सरसाइज है। मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ। अलग अलग ढंग से बोल रहा था। हाँ, और कब उसका रियली कनेक्ट होता है उस डायलॉग से, वो यू नेवर नो, कभी उसको गुस्सा भी आएगा और कभी उसको रोना भी आएगा इसी में ही, है ना। शुरू में वो एक्टिंग करने की कोशिश करेगा, फिर एक्टिंग कब तक करेगा एक्टिंग, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, फिर कहीं ना कहीं से रियल बंदा निकलता है वो, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो हंसता भी है, फिर एंग्स आता है, जो तो लाइफ की जितने भी उसके इमोशन है तो वो आ जाते हैं। तो एनीवे वो मैंने उसको बोला कि तू ये करता रहे, मैं एक्टर नहीं, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, किसको मैं बोला ये एक्टर हूँ, आपने? ये ये मैंने राजीव को बोला, राजीव खंडेलवाल को, अच्छा। कि तू बोलता जाइए। अब वो सीरियल वगैरह कर चुका था? हाँ हाँ, बहुत पॉपुलर था, एवरीवन नोज के मन में छुप के एक्सरसाइज, अगर बाहर आउटडोर पे भी जाता छुप के ले जाना पड़ता था उसको, पूरा का क्राउड आ जाता था उसको घेरने, तो इसलिए छुप के कर रहे थे हम जंगल में। और वो बोला मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो इधर मैं इसके डायरेक्टर को, इसके प्रोडक्शन वाले को मैं फोन कर रहा हूँ कि
सर मैं एक्टर हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या मैं आपसे आके मिल सकता हूँ शाम को? बोले आप कौन बोल रहे? मैं नवाज बोल रहा हूँ। नवाज जो राजीव खंडेलवाल के वर्कशॉप कर रहा वो है तू? मैंने हाँ। आपको कैसे पता? अरे भाई वो हमारी तो फिल्म है, हम ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फिल्म। तो उन्हें सर बता, छोटा मोटा कैरेक्टर हो तो बता, हम भी कर लेंगे उसमें। तो इस तरह रहे। और उधर से आवाज आ रही है मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, और इधर मैं बोल रहा हूँ फोन पे सर मैं एक्टर हूँ। तो इस तरह के वो भी हुए लाइफ में। एड फिल्मों में भी काम किया था? एड फिल्मों में भी काफी, मतलब वो छोटे मोटे रोल ही किए एड अच्छा, फिल्मों में। हाँ। वो किस तरह का जोन होता था? गए एक दिन करके चले आए, ठीक है, पेमेंट लिया? एक बहुत पॉपुलर हुआ था, सचिन आया रे भैया कोक का एड था। हाँ तो हमें 4 एक्टरों को बुला लिया, मैं, राजपाल, सोनू, अशरफ, एक एक्टर था। हाँ। तो हम लोग दिखने में कोई कैसा लग रहा है कोई, तो उसके अनुसार हमें क्राउड में रोल दे दिया। सचिन के साथ था। और अब चारों में से एक को एक डायलॉग मिलना था नेक्स्ट डे, बाकी 3 क्राउड में हैं। तो पहले वो क्राउड के सीन सीक्वेंस निपटा रहे थे। अच्छा हम लोग एनएसडी से आए थे, लेकिन ये भी लग रहा था कि यार एड कर रहे हैं लेकिन क्राउड में कर रहे हैं, लेकिन कोई फेस फेस रिवील नहीं होना चाहिए हमारा। डायरेक्ट एक ही डायलॉग फेस आना चाहिए, क्योंकि डायलॉग तो बहुत, मतलब एड तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें एक डायलॉग भी आया तो काफी है, लेकिन पीछे क्राउड में नहीं दिखने चाहिए। तो जैसे ही हम कैमरा आता था और हमें पता होता था कि कैमरा आने वाला, तो हम फेस ऐसे करके कुछ एक्शन करने लेते हैं ताकि हमारा फेस रिवील ना हो कि यार एनएसडी का एक्टर है, देखो क्राउड में खड़ा हुआ है। तो यार दोस्त बड़ा मजाक उड़ाएंगे हमारी। तो नेक्स्ट डे एक डायलॉग मिला, वो भी राजपाल को मिला, और सचिन के साथ उस वक्त सचिन, मतलब सचिन के साथ राजपाल, बट हो गया था उनका तो वहीं से ही। ऐसा होता था। बट बहुत सारे ऐड किए इस तरह के, लेकिन क्राउड में करते थे, लेकिन फेस रिवील नहीं करते थे अपना। अच्छा, आप ये क्राउड का किस्सा बता रहे हैं और मुझे कलकत्ता मेल का किस्सा याद आ गया। आपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है, जी। अगर आप हमारे दर्शकों को एक बार बता सके। वही था कि चूंकि एनएसडी से हम लोग आए थे थिएटर से, वो थिएटर के एक्टर्स भी थे बहुत सारे, सबके दिमाग में यही था कि भाई गोविंद निलानी, श्याम बेनेगल और या सुधीर मिश्रा, इनके साथ काम तो करना ही करना है। राम गोपाल वर्मा, उस समय मतलब उनके ऑफिस के आगे 100 लोगों की भीड़ लगी रहती थी अच्छा। एक्टर की। हाँ, एक्टर लोग 100 एक्टर खड़े रहते थे उनकी ऑफिस के बाहर। तो ये डायरेक्टर थे जिनके साथ काम करना था हम लोगों को। सबके दिमाग में ये 4-5 डायरेक्टर घूमते थे। तो शूटिंग चल रही होती तो बताता था, कोई पहुंच जाते थे असिस्टेंट से सेटिंग करने में कि भाई मिलवा देना डायरेक्टर से। तो बोलता था आ जाना, सेट पे आ जाना, और दूर ही रहना, पहले पास में तभी आना जब मैं हाथ उठाऊंगा ऐसे। मैंने ठीक है। तो पहुंच गए, क्राउड में खड़े थे, शूटिंग चल रही थी। तो असिस्टेंट ने ऐसे खुजाने के लिए हाथ उठाया, मैं पहुंच गया उसके पास। हमने कहा बताइए। मैंने अभी थोड़ा नहीं बुलाया था तुझे, मैं तो आपने हाथ उठाया था ना। मैंने अभी मैंने खुजाने के लिए हाथ उठाया था, चल वहां वापस जा। फिर वो वापस चला गया, फिर वो भूल गया। ऐसे ही था। इस तरह के किस्से होते थे छोटे छोटे। सुधीर भाई को आपने ये किस्सा कास्टिंग के पहले सुनाया या बाद में? काफी बाद में बताया था उनको। भाई सर मैं आराम, आया हूँ आपके पास 3 बार, मैं मिल चुका था आपसे। आराम नगर वाले दफ्तर में? नहीं तब उनका वही, आई थिंक वही था ऑफिस उनका, उनको बहुत पहले से नहीं रहते थे। हाँ, हाँ, आराम नगर वाले ऑफिस में, हाँ हाँ। फर्स्ट फ्लोर पे जाके थोड़ा झुक के फिर बस बड़े नहीं भाई। क्या क्या फर्क है? मतलब मुझे पता है कि ये सब लोग बहुत एडमायर करते हैं सुधीर भाई को। जो सुधीर भाई का फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है, वो बाकी आपने जिन लोगों के साथ काम किया है वैसे क्या लर्निंग कर्व के हिसाब से देखा जाए, क्या अप्रोच के तौर पे, बाकी चीजों के तौर पे? आई थिंक मोस्टली यही रहता है कि लाइफ को किस नजरिए से देखते हैं हर डायरेक्टर। यू नो सुधीर सर का देखने का नजरिया बहुत अलग है दुनिया को। हम्म, वो गलत कोई भी नहीं होता, हर आदमी अपने अपने नजरिए से दुनिया को देखता है। हम्म, कोई देखता है कि किसी के लिए कोई एक इंसिडेंट बहुत सैड होता है, किसी के लिए वही फन भी होता है। वो कहते हैं ना कि केले के
छिलके से गिरने वाला जो इंसिडेंट होता है, एक के लिए एक को हंसी आ जाती है और चोट लग एक के जाती लिए चोट लग जाती है। हर एक नजरिया अलग अलग होता है। तो जो सुधीर सर का नजरिया है वो बहुत ही सुधीर सर का यह है कि वो बायस्ड होके नहीं देखते कोई भी चीजें। उनका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही न्यूट्रल रहता है। अ, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है एक एक्टर के लिए। हम लोग जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे न्यूज भी, अगर जैसे हम सपोज मैं कोई चीज बता रहा हूँ, मैं न्यूज दे रहा हूँ, तो अगर आप बहुत ही फ्लैट न्यूज देंगे या न्यूट्रल न्यूज देंगे तो मुझसे ज्यादा समझ पैदा होगी मेरे अंदर, बजाय इसके कि आप कोई इंटरप्रिटेशन लेके मुझे वो न्यूज सुनाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे माइंड को आप लिमिटेड कर रहे हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल के। यू नो आप मुझे न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन दो, मैं अंदाजा लगाऊंगा ये सही है या गलत है। तो सुधीर सर का एक डायरेक्शन का एक ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वो बहुत संजीदगी के साथ दुनिया को देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। अच्छा, ये नवाज साहब, आपने कहा कि केले के छिलके वाला आपने उदाहरण दिया। मुझे आपकी किताब याद आ गई, एन ऑर्डिनरी लाइफ, कि आप बता रहे हो किस नियत से लोग किस नियत से ले रहे हैं। क्या सबक रहा आपके लिए उस किताब का निकलना फिर रुकना? क्या आर वी नॉट रेडी फॉर द ट्रुथ? हम सत्य सुनने को तैयार नहीं, बहुत पॉलिश्ड सत्य सुनने को तैयार है, क्या है मामला? आई थिंक मेरी लाइफ की, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती रही, वो मिस्टेक थी जो मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। आई डोंट वांट टू बी रिपीट दिस। आई थिंक बस यही यही कह सकता हूँ। बहुत बड़ी सीखा, गलती कर दी मैंने। हाँ, मैंने सीख लिया। सीखा और आगे बढ़े। डांट भी पड़ी उस पे खूब अपने लोगों से। हाँ, डांट भी पड़ी, कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक भी हुई और मेरी भी गलती है। और मैं बहुत बुरी तरीके से माफी मांगने के लिए भी हमेशा तैयार रहा। हर जगह जहाँ पे जिक्र हुआ किताब का, मैंने उस इंटरव्यू में माफी भी मांगी और हमेशा मैं माफी का वो रहा हूँ, माफी मांगूंगा कि वो वाकई मेरे से बहुत बड़ी गलती है। आ, आप ये इंटरव्यू का, वाक्यों का, इन सब का जिक्र कर रहे थे, किताब का जिक्र आया। एक किताब मैंने पिछले दिनों पढ़ी जो इरफान साहब की बायोग्राफी है, असीम हम्म। छाबड़ा ने लिखी है, और उसमें भी आपका खूब जिक्र आता है कि वो मतलब उन्होंने जो एक स्टार बेस्ट सेलर डायरेक्ट किया, उसमें आपको कास्ट किया। तो वो प्रोसेस बताइए, कैसे उन्होंने अप्रोच किया? एनएसडी के सीनियर थे, उस हिसाब से जानते थे। आप लोगों ने काम किया, कई फिल्में रिलीज नहीं हुई, कई हुई, उन्होंने आपको रेकमेंड भी किया बाईपास में और भी कई जगहों पर। कैसे बात मुलाकात शुरुआत की? वो एनएसडी ठीक है, इरफान दादा है, सीनियर है, वो वाला था, या वहाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिले? क्योंकि एक लेगेसी है, एक धारा है एक्टिंग की, जिसमें इरफान साहब का जिक्र होता है, फिर आपका भी जिक्र होता है कि ये लोग वो बदलाव लेकर आए, जो एक मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता होगा कि यार लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रहा है। मतलब इट्स सो रिलेटेबल, सो एफर्टलेस। आई थिंक इरफान भाई से जब मैं मिला तब तक टीवी कर रहे थे इरफान भाई। और पहली बार उनको, आई थिंक टीवी की एक्टिंग से में भी शायद वो उकता गए थे, क्या हुआ था, और वो डायरेक्शन में आ गए थे वो। अब तब उन्होंने डायरेक्ट किया था, स्टार बेस्ट सेलर डायरेक्ट किया था। सुप्पा ने और लिखा था शायद। हाँ, शुभा ने लिखा था वो। और मैं एक दो बार मिला और फिर मैं मिलने लगा उनसे, और तब उन्होंने मुझे घर पे मिलना जुलना होता था, कभी टिशू के घर पे मिलना जुलना होता था इरफान भाई से। हम्म। एनीवे कास्ट हुआ, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे रियलाइज हुआ कि जितने अच्छे इरफान भाई एक्टर हैं उतने अच्छे डायरेक्टर भी हैं। अगर वो डायरेक्टर भी होते तो भी आई थिंक वर्ल्ड में उनका नाम होता। मतलब इतने कमाल के वो डायरेक्टर थे। आ, फिर उसके बाद उनको वॉरियर मिल गई थी वो फिल्म, वॉरियर। और वॉरियर के बाद से फिर वो इरफान भाई हो गए। तो फिर हमेशा यही रहा कि जब भी उनको कोई फिल्म आती थी, उसको मैं हमेशा, एक इरफान भाई थे जिनकी एज एन एक्टर जिनकी फिल्मों को मैं देखता था, और मनोज मनोज थे ऑफकोर्स, मनोज बाजपेयी थे जिनकी फिल्मों को देख के इंस्पायर होता था मैं। और बहुत कुछ होता है ना, रियली में अगर देखा जाए तो ये दो लोग ऐसे थे जिन जो मेरे से
थोड़े से ज्यादा मतलब 10-10 साल सीनियर थे, जिनको देख के लगता था कि जैसे मनोज भाई करते थे मेहनत और इतनी कमाल की उनकी इंटेंसिटी होती थी, इरफान भाई का जो और डिफरेंट जो उनकी क्राफ्ट थी वो मुझे समझ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा मनोज भाई की क्राफ्ट से। और जैसे इरफान भाई का एक अलग तरीका था। तो ये दो एक्टर ऐसे थे जिन्होंने जिन स्ट्रगल के दौरान जिन्होंने मतलब हमें इतनी हालत खराब थी उसके बाद भी जिंदा रखा, इन द सेंस कि ये इंस्पायर करते थे, उस इंस्पिरेशन ने हमें जिंदा रखा। मगर अगर ये दो ना होते तो शायद हम लोग वापस चले जाते। ये दो ऐसे स्तंभ थे हमारे सामने कि जिन्होंने हमें मुंबई में रोके रखा कि नहीं, क्योंकि जब ये हो सकते हैं, ये स्टैब्लिश हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। ये इन्होंने वो संबल दिया, वो हिम्मत दी, इनके काम ने एक्चुअली वो था। पहला सीन आपने कौन सा शूट किया उनके साथ, याद है? याद हो गई, आई एम श्योर। किनके साथ? इरफान भाई के साथ। आई थिंक मैंने इरफान भाई के साथ एक बाईपास एक शॉर्ट मूवी की थी 2003 में। कमाल की फिल्म है। हाँ, वो उसमें डायलॉग्स थे नहीं, छोटे छोटे एक्ट, बट उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर मुझे कोई भी चीज कन्विंस करनी है सामने कोई एक्टर को, तो मुझे उसके लिए पोस्चर ये इधर आ ऐसे नहीं करना, तो एक आईज टू आईज वो रहना चाहिए कि आईज में पता चलना चाहिए कि ये बुला रहा है इधर आ, या आईज में ही पता चलना चाहिए कि मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, या उस तरह का जो भी था वो उसमें नहीं होना चाहिए कि मैं उसको बुला रहा हूँ इधर आ, अपने पोस्चर से या डायलॉग से नहीं इंडिकेट करना चाहिए। कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा एज एन एक्टर। वो आई थिंक सबसे पहला एक्सपीरियंस था इरफान भाई के साथ। एक बात बताइए कि जैसे हम लोग कई दफा ये बात सुनते हैं कि अरे यार फलाने ने ढिकाने का सीन खा लिया, तो ऐसी परफॉर्मेंस दी कि बिल्कुल ये हो गया वो हो गया। एक्टर लोग आपस में ये डिस्कस करते हैं कि यार इसको मैं ऐसे करने की सोच रहा हूँ, तेरा क्या है, मतलब नोट्स एक्सचेंज होते हैं बिफोर द कैमरा स्टार्ट्स रोलिंग, कि जिसके साथ कंफर्ट लेवल है उसके साथ होता है, बाकी साथ नहीं होता है, तो क्या है वो प्रोसेस? हाँ, वो भी होता है। एक्टर आपस में एक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि चलो रिहर्सल कर लो इसकी, और मैं अगर ऐसे करूं, तू अगर ऐसे करे तो कैसा सीन निकल के आएगा। अगर सीन के लिए, सीन के बेटरमेंट के लिए है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर ये सोच रहा है कि मैं ऐसे करूं, जैसे बहुत सारे एक्टर हमें मिलते भी थे उस दौरान कि नवाज भाई मैं ऐसे करूंगा, आप ऐसे कर देना, मैंने तू ही करते रहे, मैं और तू मुझे बताते रहे, मैं ऐसे कर दूं, मैं भी तो दूसरे तरीके से करूंगा ना फिर, है ना। तो हर तरीके से तैयार रहना पड़ता है। बहुत सारे एक्टर टकरा जाते हैं ऐसे। बट आई थिंक सीन के बेटरमेंट के लिए अगर कुछ हो रहा है विच इज गुड, अगर सीन अच्छा है तो दैट मीन परफॉर्मेंस करेक्ट है। अच्छा, कई आप लोगों के ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो रिलीज नहीं हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इरफान भाई के साथ एक फिल्म की थी मैंने, क्या नाम था, बहुत बढ़िया फिल्म थी, दोनों हम भाई बने हुए थे, बड़ा छोटा भाई बने हुए थे। वो फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी, रिलीज नहीं हुई। एक तो इनकी वो वाली फिल्म भी मैं बहुत खोज रहा हूँ, नहीं मिली, जो दुबई रिटर्न है, कौन सी है? हाँ, दुबई रिटर्न है, हाँ। हाँ, वो भी नहीं मिल रही हाँ, कहीं, वो हाँ। भी रिलीज नहीं हुई। हम्म। आप कौन सी वाली का जिक्र कर रहे हैं? मैं दूसरी वाली का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें हमारे डबल रोल थे, इरफान भाई के और मेरे। एक फिल्म में हम लोग राजा होते हैं, और वो भी राजा है, मैं भी राजा हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, छोटा राजा हूँ। और दूसरे लाइफ में कर्माज के ऊपर थी, और दूसरी लाइफ में हम लोग वो एक मजदूर बन जाते हैं, मैं एक ट्रांसजेंडर बन जाता हूँ, इस तरह का था। ये मेरिडियन लाइन्स एक फिल्म थी, हाँ। ये कौन डायरेक्ट कर रहा था, तिशु? नहीं, टिशु थे, एक विनोद गिन्नी गिन्नी करके एक एक डायरेक्टर थे, ये इंग्लैंड से आए थे, लंदन से आए थे। और प्रोड्यूसर स्वराज पोल, अंगद पोल, वो फैमिली जो थी, वो अच्छा। लोग इसके प्रोड्यूसर थे इस फिल्म। बट वो बन नहीं पाई फाइनली, और बन गई थी, रिलीज नहीं हुई। अच्छा, ये इफ यू आंसर दैट क्वेश्चन, जैसे वासेपुर आई, एकदम कल्ट हो गया, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट नवाज, फैजल का रोल, डायलॉग्स, एवरीथिंग। और फिर 5 अक्टूबर आती है जिसमें एक रोल बहुत अच्छा है, छोटा रोल है, तो ऐसे सम बिठाने में दिक्कत होती है, यार अभी तो मैं इतना बड़ा एक्टर हो गया हूँ, मेरे
छोटे छोटे रोल वाले आ रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये नहीं, तो पहले काम किया, ये वो पहले की फिल्म थी, रिलीज बाद में वो आई होगी। थिंक, हाँ रिलीज बाद में। अगर वो रिलीज अगर नहीं होती तो मैं थोड़ा ना करता, छोटा रोल तो मैं बिल्कुल ना करता। एक बार गैंग्स ऑफ वासेपुर आ जाए, आ गई, और उसके बाद में छोटा रोल करूं तो जस्ट इम्पॉसिबल। फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत कम एक्टर होते हैं जो सम बैठाने की कोशिश, बट हर आदमी ये चाहता है, हर एक्टर यही सोचता है कि यार एक पायदान आगे बढ़े धीरे धीरे। अच्छा, तो अब आपको जैसे रोल ऑफर होते हैं तो आपको रोल की लेंथ आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कि आप फर्स्ट लीड कर रहे हैं, मेन विलेन कर रहे हैं, मेन लीड कर रहे हैं, मैं क्योंकि लीड है जैसे मेरे लिए, हाँ लीड रोल मेरे लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी लाइफ का जो कोटा था सपोर्टिंग एक्टर, वो खत्म हो चुका 8 साल पहले। जैसे एक जो वो सेंस आता है ना कि आई हैव अराइव्ड। आप रमन राघव का प्रमोशन करते घूम रहे थे और आपने किसी से कहा कि अरे अभी रईस में देखना, रईस में, तो आपको लग रहा था कि आई हैव अराइव्ड नाउ, आई एम पेयर्ड अगेंस्ट शाहरुख खान, अभी दिस इज द मोमेंट। मतलब मैंने मतलब ये बोला कि मैं आई डोंट नो, ये तो नहीं नहीं, आपने आपने बहुत उत्साह के साथ आप बता रहे थे कि रईस में देखना, और मैं हाँ और मतलब, आपको और ऑनेस्टली बता देता हूँ आपको। हाँ ब्रूटली, मुझे हाँ। लगा कि हाँ ब्रूटली, मैं मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, मैंने कहा यार ये को रईस रईस बोल रहा है लेकिन इसको रईस के लिए नहीं, रमन राघव के लिए याद रखा जाएगा। इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं ऐसे ही दो दोस्त डिस्कस कर रहे थे, तो आप इंडिया टुडे के दफ्तर में आए थे रमन राघव का प्रमोशन करने के लिए, और निकलते निकलते आप किसी थोड़ा तेज आवाज में बोले ये चीज, तो मैंने कहा यार ये जब नवाज के बारे में लिखा जाएगा ना कि कौन से रोल डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत मुश्किल रोल है रमन राघव का, ऑफकोर्स बहुत ऑफकोर्स। ज्यादा मुश्किल रोल है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो हम लोगों ने कह दिया कि इस रोल के लिए, उस रोल के लिए, पर हर एक्टर ये भी क्रेव करता है ना कि एक फैट पेचेक आए और खूब रिकॉग्निशन हो, सिर्फ आर्ट हाउस एक्टर बन के ना रह जाए। वो एक द्वंद रहता है, जिच रहती है। हाँ, क्योंकि बीच में सी मैंने लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रईस की या बजरंगी भाईजान की या किक की, वो शायद इसलिए भी की कि शायद जो एक लार्ज नंबर ऑफ जो ऑडियंस है वो उन फिल्मों को देखेगी, तो शायद मेरी जो छोटी फिल्में होंगी उनमें शायद अगर वो 10% या 5% भी आ गई, तो मेरी चूंकि छोटी फिल्म है वो उसको एक एक पहचान मिल जाएगी। तो शायद लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाता है फिर बाद में, कि ऑफ कोर्स एक वो लालच होता है, कमर्शियल फिल्म का एक लालच होता है, कि वो मे भी शायद इसलिए होता है कि मैं जिस तरह की फिल्में करूंगा, अगर कोई रईस देख के या बजरंगी भाईजान बहुत सारे लोगों ने देखी, वो शायद मेरी फिल्म तो नहीं देखेंगे। अगर उसमें से 10 12 15 लोग आ गए देखने के लिए, तो यार वेल एंड गुड, बट सही होता है। वो लालच अब नहीं है। वो लालच अब नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी होता है, एक एज में होता है कि चलो अरे यार रईस कर रहे हैं, बजरंगी कर रहे हैं, चलो किक हो रही है, टाइप में एक होता है लालच तो। किक हो रही है, है, एक किक रहती है कि किक कर हाँ दिए किक हैं या रहती है, हाँ। वो कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है यार अभी हो गया, अभी अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है, खुद की आपकी जो पहचान अच्छा। है उस पे। मैं आपसे, मेरे जो एडिटर साहब है उन्होंने कुछ सीन लिख के दिए हैं, उन्होंने कहा कि आप नवाज साहब से पूछेगा कि इस सीन को या इस कैरेक्टर को जब आप अप्रोच कर रहे थे तो आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। तो सबसे पहला इसमें सूची में सरफरोश का सीन है, जेल में पिटने वाला। क्या ब्रीफ था जॉन की तरफ से, आपने कुछ इम्प्रोवाइज किया, नहीं किया, या ठीक है यार उसके तो अ, निर्मल दास के लिए था, ठीक है जाके कर लेता हूँ, एक दिन का सीन है, क्या था। एक्चुअली इसका हमने ऑडिशन दिया था, इसी सीन का ऑडिशन भी दिया था, इस पे सेलेक्ट किया था फिर मुझे। लेकिन हाँ जब मैं सेट पे गया और डायरेक्टर ने बोला कि बहुत डरे हुए हो तुम, और मतलब अब ये ऐसा लग रहा है, मतलब सर ऐसा सा इसका डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया था इस सीन के बारे में। और लिटरली मुझे वाकई भी डर लग रहा था, क्योंकि मेरा पहला काम था सिनेमा में, और साथ उस मुझे ये भी मालूम हो गया था कि सामने आमिर खान होंगे हम्म इस सीन में। तो जब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था,
लेकिन जब सामने आमिर खान आए तो मैं दादा पापा मेरा हो गया था, बट वो नर्वसनेस जो थी वो सीन के लिए अच्छी थी। तो मैं अच्छा, ये भी जानता था कि ये नर्वसनेस जो है ना सीन में निकल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। इंटरेस्टिंग। अगला जो इस सूची में है वो है न्यूयॉर्क। पुलिस की बर्बरता का शिकार आदमी रो रो के नरेट कर रहा है। ऐसा नहीं लगा कि यार ये बहुत वैसे सीन मिल रहे हैं, पिट गए, रो दिए, गिड़गिड़ा दिए? हाँ हाँ, लेकिन उसमें लाइक उस वक्त पे बहुत सारे सीन इस तरह के मिले मुझे जहां पे मैं पिटाई हो रही है, मैं रो रहा हूँ बोल के जैसे मुन्ना इस भाई तरह। एमबीबीएस में भी उस तरह का है। हाँ, अब वो क्या करें, अब हमारी तो उस वक्त पे तो कुछ नहीं कर सकते ना, जो मिल रहा है उसी को करना है, उसी में से बेस्ट ही रहता था। अच्छा, और न्यूयॉर्क के लिए आपने कहाँ पे शूट किया था, यही इंडिया में या बाहर? पहला विदेशी नहीं दौरा नहीं, कब लगा था? विदेशी दौरा तो आई थिंक मेरा काफी पहले लग गया था, बट ये सेकंड टाइम मैं बाहर गया था। न्यूयॉर्क में ही हुआ था ये शूटिंग इसका, हाँ, न्यूयॉर्क फिल्म का। और पहला विदेशी दौरा कब हुआ था काम के सिलसिले में? मैं गया था दुबई, और दुबई से फिर गया था मैं सोफिया, वो वो जो उसका टर्की। सिटी है ना। नहीं, टर्किश से पहले क्या नाम है वो उसका, कैपिटल है ना, कौन सी कंट्री का ये, मुझे सिटी याद है, वरना सोफिया, ये बी से नाम है उसका, कुछ क्या भूल गया मैं नाम। बुल्गारिया। बुल्गारिया, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बुल्गारिया उसका कैपिटल। वहां गया था मैं शूट करने। बड़ा अच्छा अच्छा लगता होगा यार, अभी अब एक्टर होंगे, अभी न्यूयॉर्क शूट करने आ रहे हैं। हाँ हाँ यही थोड़ी दूर हॉलीवुड है। ऐसा रहता है तो शुरू बड़े शुरू बड़े में एक्टर हैं मतलब, पर अपन को भी कुछ करना है। हाँ शुरू में लगता है, फिर तो सब नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि हम लोग भी जब पहली बार होता था ना कि कैमरा फेस कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, टीवी पर आएंगे, हाँ, लोग देखेंगे, तो वो पहला वाला एक्साइटमेंट अभी तो लगता है ठीक है काम है कर रहे हैं। काम है कर रहे हैं। अच्छा, आ, ये थिएटर की ट्रेनिंग कितनी काम आई, जो बाईपास का रोल है उसमें डायलॉग ही नहीं है, और कोई ऐसा नहीं कि 1 मिनट की फिल्म है, 20-25 मिनट 28 मिनट की फिल्म है मेरे ख्याल से। जी, तो उसको कैसे अप्रोच किया, क्या ब्रीफ था? अमित ने डायरेक्ट किए वो? अमित ने, हाँ अमित ने। हाँ। हाँ, आई थिंक कहाँ पे शूट किया था आप लोगों ने? ये लोग, हमने किया था ये जैसलमेर के पास, जैसलमेर में शूट किया था। अच्छा। जी। हम्म, थिएटर की थिएटर की ट्रेनिंग तो काम आती है, क्योंकि थिएटर में वो सारी चीजें, वो सब कुछ सिखाते हैं एक्चुअली, पेंटोमाइम, माइम, ये वो सब हर चीज। अ, लेकिन इस फिल्म में चैलेंज, जैसे मैंने पहले ही बताया कि चैलेंज यही था कि आपके किसी एक्सप्रेशन से ये ना लगे कि आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आइज से पता चलना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं। हम्म, तो वो एक चैलेंज था। और अमित का है भी, अमित का बहुत, अमित के साथ काम कर मैंने 2 फिल्मों में काम किया, एक इसमें काम किया और एक मॉनसून शूटआउट में काम किया। मुझे आई लव हिज प्रोसेस एक्चुअली। वो अगर उसको लग रहा है कि वो बोल रहा है कि 1 मिनट का पॉज लो, उसके बाद बोलो डायलॉग, तो 1 मिनट के पॉज में आप क्या सोच रहे थे वो सुनेगा आपसे, पूछेगा वो कि 1 मिनट के आपने क्या सोचा उस 1 मिनट के बीच में, तो फिर आपसे पूछेगा, फिर आपसे आपको शूट करेगा वो, और वही सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोच रहे हो, फिर 1 मिनट का पॉज क्यों लिया आपने, ये वो, तो सर बहुत अच्छा उसका प्रोसेस जो हमने अप्लाई किया था इसमें, फिल्म में, बाईपास। हाँ। बाईपास में। तो वो एक, कि जो भी एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है। पहली बार अमित ने मुझे बोला कि स्क्रीन पे बहुत जरूरी है कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करो, और एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन देने की कोशिश करो मत करो, आईज को अननेसेसरी मत घुमाओ, क्योंकि आई बोल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात होती है 70 mm पे, और वैसे भी अगर जिंदगी में भी देखा जाए, हम कोई भी जेस्चर या पोस्चर या एक्सप्रेशन तभी करते हैं जब बहुत जरूरत होती है, वरना ज्यादातर सोचते हैं कि कम लेस में निपटा दें सारी चीजें। या तो आपकी कहते हैं ना कि ये बंदा है ना बहुत बताने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी है इसको। या तो वो लोग होते हैं जो बहुत बताने की कोशिश करते हैं, या बहुत एक्सप्रेशन या जेस्चर पोस्चर, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है आपकी कम। तो इस तरह की चीजें अमित ने मुझे बहुत बताई उस दौरान, इसलिए मैं अमित को बहुत ही लाइक लाइक करता हूँ एज ए डायरेक्टर। अच्छा, अच्छा।
गैंग्स ऑफ वासेपुर की आपको पहले स्क्रिप्ट दी गई या पहले बताया गया कि फैजल का ऐसा रोल है? उसकी कास्टिंग का क्या प्रोसेस था? स्क्रिप्ट तो पहले मिल गई थी, बट इतना खास उसमें लिखा हुआ नहीं था रोल। बट जितना लिखा हुआ था वो बहुत ही, उससे लग रहा था मुझे कि अनुराग ने अपना प्रॉमिस निभाया। अनुराग ने बोला था मैं तुझे एक स्ट्रॉन्ग रोल दूंगा, ऐसा दूंगा कि तू, तो वही पूरा हुआ। कब बोला था ये? बट ये उसने बोला था, आई थिंक एक बार बोला था, मतलब 4-5 साल पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर से। आई थिंक उसने 2005 और 6 में बोला था अनुराग ने। तो वासेपुर पे क्या आपने अपनी तरफ से क्या चीजें जोड़ी? मैंने जोड़ी ज्यादातर, क्या वर्कशॉप जब हो रही थी ना हमारी फिल्म की शूटिंग से पहले, हाँ। तो अपने बारे में अनुराग का एक बहुत अच्छा ये था कि सबसे उनकी लाइफ के बारे में, अच्छा तो अपनी लाइफ के बारे में बता, तो अपनी लाइफ के बारे में बता, कुछ इंसिडेंट पूछते थे अनुराग। तो किसी का इंटरेस्टिंग लगा तो उसको लिख लिया, उसको इनकॉर्पोरेट करते थे ड्यूरिंग द शूट। तो ये था, तो मैंने 2-3 इंसिडेंट बताए थे जो रखे गए फिल्म में। हाँ, वो परमिशन वाले और वो सब। परमिशन वाला और वो वाला। रमन राघव 2.0 तो बहुत ही अजीब जोन है, मतलब उसमें आप कैसे रिलेट करोगे? कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ज्यादातर लोगों के लिए। तो एज एन एक्टर वो कितना निचोड़ देता है कि अब ये उसको कैसे कनेक्ट करेगी, क्या करना है, कैसे वो वहशीपना, वो दरिंदगी दिखाए। और क्या ऐसा होता था कि शूट खत्म होने के बाद लगता था यार बहुत ऐसे जिसको बोलते हैं ना निचोड़ा हुआ सा महसूस हुआ सा? मैं बीमार भी हो गया था एक्चुअली रमन राघव करते हुए। और बाकी हर, हर रोज मैं ना बहुत ज्यादा, उसकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अजीब गरीब तरीके से की थी। मैंने अकेला चला गया था, मैं 2 दिन रहा वहां पे, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला। वहां पे तैयारी कर रहा हूँ मैं इस रोल की, और एक बार मैं खुद से ही डरने लगा था कि अगर कोई आदमी ऐसा हो जो ये जिस कि इस तरह की फिलोसफी पे बिलीव करता है कि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं खाता हूँ, पीता हूँ, मुतता हूँ, सोता हूँ, वैसे आदमी को भी मारता हूँ। अगर ऐसा आदमी वाकई ऐसा आदमी हो, या मैं वैसा आदमी हूँ, तो कैसे होगा? तो इस शाम को मैं अकेला बैठा एक वैली में, बिल्कुल अकेला बैठा, और ये सोच रहा हूँ बार बार, तो बहुत ही अजीब सा मुझे खुद से डर लगने लगा था। ये सोच के ये इस मुझे लग रहा है बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान लगने लगी थी मुझे कि हाँ ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे रमन राघव मैं भी हो सकता हूँ, अगर मैं रमन राघव हूँ। तो ऐसे सोच के फिर मैं मुंबई आया, और आते ही वो पहला वाला सीक्वेंस हुआ, जो बैठा हूँ चेयर पे, विक्की कौशल उधर खड़ा हुआ है, सिगरेट पी रहा है, और मैं बता रहा हूँ उसको अपने बारे में। पहला ये सीन था जो आई थिंक 10-15-20 पेज का सीन था ये, और पूरे दिन वही सीन हुआ। एंड आई वॉज कम्प्लीटली इन, यू नो, क्योंकि 2 दिन मैं बिल्कुल अकेला, 2-3 दिन अकेला था, और आके ये सीन किया इमीडिएटली। तो आई वॉज एंजॉइंग एक्चुअली दैट मूड, वो मैं एंजॉय कर रहा था उस समय। लेकिन धीरे धीरे फिर वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगा मेरे माइंड पे, बीमार भी हो गया, हॉस्पिटलाइज भी हो गया। ऐसे दादा क्या रहता है चेक पॉइंट की? घुसना है पर इतना भी नहीं घुसना है, जैसे आप पहले किस्सा बता रहे थे ना कि वो एक तार बचा रहे वापस लौटने के लिए। लेकिन पहले घुसे तो सही। आप पहले से ही आप अवेयर हो जाएंगे कि नहीं घुसना, लेकिन इतना मैं कहता हूँ पहले घुस जाओ। लेट्स सी क्या फर्क पड़ता है ना, हमारा काम है ये, हम लोगों का काम है ये। लेट्स सी देखते हैं ना कितना एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। लेकिन वो है ना, जैसे थर्ड आई, एक मैजिक किफ, एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्शियस अनकॉन्शियस में कहीं रहता है कि नहीं, अवेयरनेस एक रहती है कि ये नहीं कि अगर आप, आपके हाथ में नाइफ है और आप इतना घुस गए और घुसा ही दिया उसको, लेकिन वहां पे जाके थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, यू नो। किक किक या किक जैसी जो और भी फिल्म है, उसमें कैसे तैयारी करते हैं? उसमें बहुत कट टू कट रहना होता है, बस सीन दर सीन। वहां पे इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश होती है, इसमें ये जोड़ते हैं, या वहाँ वर्कशॉप होती है कि आप और सलमान खान वर्कशॉप कर रहे हैं? उसका अपना अपना अलग चार्म है, अलग तरीका है, उसमें डायलॉग्स डायलॉग्स पे बहुत
फोकस किया जाता है, हाँ, यू नो, और उस पर काफी मेहनत होती है, कुछ चीजों पे काफी मेहनत होती है, उसका देखिए। थोड़ा खोल के बताइए ना। आप देखो, इशारों में बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं, नहीं आएगा। अब देखो क्या होता है ना कि ऑडियंस हमारी, ये कहते हैं ना कि हमारी ऑडियंस जो है ना उस तरह की फिल्में ज्यादा पसंद करती हैं, तो वो भी इस चीज को जानते हैं कि ऑडियंस क्या पसंद करती है। जो हम फिल्म इंडस्ट्री वालों पे डाल देते हैं ना बहुत सारी चीजें, वो इसलिए गलत है क्योंकि ऑडियंस, मैक्सिमम जो लोग हैं, जो वो उसी तरह की फिल्में पसंद करते हैं, इसलिए वो बनाते हैं, और उसमें मजा भी है, एंजॉय भी करते हैं। सर, एक वो जीप ठोकने वाला सीन है, वो कैसे आवाज निकालता है एक वो कैरेक्टर। अच्छा, वो वाला। हाँ, हाँ। हाँ, ये सब लिखा हुआ था या आपको लगा चाहे ऐसा भी नहीं, करके ये नहीं लिखा होता, लेकिन हंसी जो थी, जो हंसता था, वो मैंने मनोज भाई, अक्स पिक्चर आई थी मनोज भाई की, हाँ, वहां हाँ। से मैंने, हाँ, वो मैं, वहां से मेरे दिमाग में आई थी उनकी वो हंसी। अक्स और तुम बिन एक साथ रिलीज हुई थी। अभी पिछले हाँ, दिनों अनुभव और मनोज से बात हो रही थी, तब जिक्र आया था इसका। अच्छा अच्छा। और सीक्रेट गेम्स गायतोंडे, हम्म। उसका क्या था अप्रोच का तरीका? कर चुके थे इस तरह के रोल, तो एक वो भी रहता होगा ना कि यार ऐसा ना लगे कि अच्छा नवाज तो इस तरह के रोल करता ही है, थोड़ा माफिया, थोड़ा गैंगस्टर, थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा गाली। एक वो एक स्टीरियोटाइप बना है ना, तो वो एक चैलेंज भी रहता है। जो जैसा आपने एनएसडी में किया था कि यार मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं कर सकता, और भी करना है, तो गायतोंडे में वो रहा होगा ना कि यार इस तरह के रोल पहले किए हैं। सी, मैंने कभी इस तरह के रोल नहीं किए। सी, अच्छा। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, फैजल खान, फैजल खान भूल जाइए कि गैंगस्टर है, एक इंसान है, लेकिन ऐसा है, गैंगस्टर तो हम बोल रहे हैं ना, वो थोड़े ना बोल रहे कि मैं गैंगस्टर हूँ। हम्म। फैजल खान मतलब एक ऐसी फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा, उसका बचपन ऐसा बीता। गायतोंडे अलग है, बिल्कुल गायतोंडे का बिल्कुल अलग बचपन है। मैं कभी भी इनको एज ए गैंगस्टर नहीं लेता हूँ, एक ऐसे एक, मे भी शायद एक डैमेज सोल है, एक इंसान है, एक ऐसा इंसान है, ये एक इंसान है। ये गैंगस्टर ये सब बोलने वाला बाहर के लोग होते हैं जो उनको गैंगस्टर बोलते हैं। मैंने, और आप देखें कि जमीन आसमान का है दो रोल, आप बोल सकते हैं गैंगस्टर के दोनों रोल गैंगस्टर के हैं, लेकिन दोनों के कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मुझे लगता है कि वर्सटैलिटी क्या होती है, वर्सटैलिटी इन डिफरेंट रोल करने से नहीं होती, एक रोल को दो तरीके से करने से वर्सटैलिटी होती है। ये लोगों को अजीब सा, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो कॉप के रोल किए, एक बोलते हैं कि दो कॉप के रोल भी किया था आपने, मैंने एक कहानी में किया, वो आईबी ऑफिसर है, एक एक कॉप है, इंस्पेक्टर है जटिल यादव। वो आईबी ऑफिसर में और इंस्पेक्टर में बहुत, आप वर्दी से सिर्फ दोनों को एक नहीं बोल सकते। ये जटिल उसकी यादव वाला तो परवरिश, खैर बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था। जी, आई रियली लव्ड इट। तो मतलब बहुत ही अलग रोल है, बहुत ही अलग थॉट है दोनों हम्म। का, चाहे वो गातुंडे हो चाहे फैजल खान हो। हम्म। इसका कैसी थी बचपन तैयारी है। गायतोंडे के रोल के लिए? क्या तैयारी थी? स्क्रिप्ट दे दी गई, वरुण ने, अनुराग ने, सबने ब्रीफ कर दिया? आई थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है वो, तो मुझे तो अनुराग ने काफी उसके बारे में, बहुत ही डिफिकल्ट रोल है, और सेकंड सीजन तो इट वाज लाइक, सेकंड सीजन में तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्सिटी लेयर्स लिए हुए होता है वो कैरेक्टर। हालांकि सेकंड सीजन लोगों को इतना ज्यादा, जैसे मुझे पता चला कि इतना ज्यादा लोगों को अपील नहीं किया। मे बी आई डोंट नो क्या रीजन रहा होगा, बट आई थिंक मुझे लगता है कि सेकंड सीजन वाज वाज सो मैच्योर्ड एक्चुअली, स्पेशली इसका जो कैरेक्टर था गायतोंडे का, वो बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था। बट वो तैयारी अनुराग के साथ रह के, मतलब बहुत ज्यादा भार नहीं डालते आपको, लेकिन धीरे धीरे, धीरे धीरे उस कॉम्प्लेक्सिटी पे ले जाते हैं वो। अच्छा। अ, मैं अब 3 सवाल और पूछूंगा आपसे, आपने बहुत वक्त दिया। पहला जी, सवाल ये है कि कुछ डायरेक्टर्स के साथ आपने खूब काम किया है ना, रिपीट मोड में जिक्र भी आ रहा है। अभी वो कौन कौन से डायरेक्टर्स जिनके साथ आपको यार इसके साथ काम करना है? मेरा एक ख्वाहिश की लिस्ट होती है। जैसे आपने तिग्मांशु के साथ स्क्रीन तो खूब शेयर की, कभी टिश्यू से बोला नहीं कि मेरा रोल कहाँ है?
उनके साथ किया था मैंने वो फिल्म की थी ना, पान सिंह तोमर। हाँ, पान सिंह तोमर हाँ की मतलब छोटा एक था, बड़ा, हाँ। छोटा सा रोल किया था। हाँ हाँ। हाँ, बट देखो वही है, कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो जरूर किसी भाई के साथ तो जरूर काम करूंगा। किसके साथ काम करना है? ख्वाहिशों की मेरा मेल कहाँ है? फ्रैंकली मेरा ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि राजकुमार हिरानी की भी एक फिल्म करनी है ना यार ना एक ना बार? ना ना ना। हाँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उससे इम्पोर्टेंट है कि मैं उनके साथ से इम्पोर्टेंट है मेरा रोल क्या है, वो इम्पोर्टेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ मैं, आप ठीक है, आप बहुत, यू आर ए ग्रेट डायरेक्टर, इज ए ग्रेट डायरेक्टर, बट मेरा रोल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में मैं इस तरीके से सोचता हूँ। हम्म, अच्छा। और एक्टर्स जिनको साथ आपको लगता हो कि इसके साथ स्क्रीन शेयर करना या एक्टिंग एक्सचेंज करना, वो सारा चीज? एक्टर्स एक्टर्स बहुत सारे नए एक्टर्स हैं, मुझे उनके साथ बहुत मजा आता है। जैसे चंदन राय सान्याल एक एक्टर है, उनके साथ बहुत अच्छा लगता है काम करना। तो मेरे बहुत सारे मंटो में बहुत सारे एक्टर थे जिनके साथ मुझे मजा आया था काम करते हुए। हाँ। नहीं, ऐसा रहता है कि यार इसके साथ एक फिल्म करनी है, वो वाला रहता है कुछ दिमाग में कि मेरा रोल भी अच्छा हो, और इस जैसे क्या है कि इरफान के साथ, एक मनोज के साथ कुछ करूं काम। मेरे 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 साथ बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनके साथ मेरे काम करने का मूड है, मन है मेरा। प्लीज वो नाम बताइए। इस्टेब्लिश वजह से मैंने बताया कि चंदन एक चंदन चंदन रॉय राय सान्याल हो सान्याल गए। हैं। हाँ। एक है एक एक दो और हैं, बहुत सारी फिल्मों में हैं। मैं एकदम एकदम नहीं बता सकता, बट हैं कुछ एक्टर्स हैं ऐसे। अच्छा। हाँ। अभी और कौन कौन से प्रोजेक्ट आने हैं सीरियस मैन के बाद? मेरी एक फिल्म है नो लैंड्समैन, जिसको मैंने न्यूयॉर्क में शूट किया था। अच्छा। नो वो है लैंड्स मैन। नो लैंड्समैन, हाँ। हम्म। जो एक डायरेक्टर हैं, बंगाली डायरेक्टर, बांग्लादेश के डायरेक्टर हैं, मुस्तफा फारूकी। अच्छा। ये उनकी कब फिल्म तक है। टेंटेटिव रिलीज कुछ इसका? आई थिंक वो पहले मे भी शायद फेस्टिवल स्टिल के लिए भेजेंगे, अभी तो तैयार हो रही है फिल्म। बट वो अच्छा। वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है वो। अ, कौन है इसमें वो है आपके और को स्टार? मिगन, एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है, वो अच्छा। है। हाँ। एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया। ये हो गया, एक भाई की फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है, वो है। भाई की फिल्म? अम, हाँ, मेरे भाई ने डायरेक्ट की एक फिल्म, बोली चूड़ियां, तमन्ना भाटिया और मैं, हम दोनों हैं उसमें। अच्छा। वो उसका कुछ पोर्शन बाकी रह गया, अभी 10 दिन का कुछ बाकी है। हाँ। वो है। आपके और भाई डायरेक्टर हैं, क्या नाम है जी, उनका? शमास। हाँ, मेरी उनसे फोन शमास पे सिद्दीकी। बात हुई थी। जी जी जी। हाँ। वो है तो एक ये, दो फिल्में। हाँ जी। हाँ, एक दो फिल्में और? एक दो फिल्मों की शूटिंग शुरू करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाए अपना। अच्छा। एक कभी ऐसा वो रहा कि यार मैं फिल्में कर रहा हूँ, मुझे अभी वेब सीरीज नहीं करना है, या वेब सीरीज भी करना है, ये नहीं करना, उस तरह का? कई लोगों को भी रिजर्वेशन था, खत्म हो रहा है धीमे धीमे। आपको उस ट्रांजिशन में कभी इशू नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। मुझे लगता है कि अगर मेरा रोल, मैं कुछ ऐसा कुछ है जिसको करके मेरा कुछ इनर कुछ हिलेगा, तो हाँ। डेफिनेटली मैं, चाहे वो सीरीज हो चाहे कुछ भी हो, मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। तो ये तो सिनेमा की बातें होंगी। सिनेमा के इतर नवाज भाई कुकिंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्या है, कैसी है जिंदगी? इस वक्त भी शायद पहाड़ पे कहीं बैठे हुए हैं। जी, मैं ये मसूरी के पास में हूँ। हाँ। कभी कभार जब भी मन करता है कुकिंग भी कर लेता हूँ, और किताबें तो बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, ना के बराबर ही। ओके। क्या पसंद है, क्या बहुत सारे लोग हैं ना जिनके लिए वो आप आइकन है कि अच्छा वो, और हम लोग फिर कॉपी भी करते हैं, अच्छा वो फलाने ने बोला था ऐसा करें तो ये सुनते हैं, ये पकाते हैं, टाइप की चीजें। क्या फिल्में खूब देखते हैं, गाने बहुत सुनते हैं? मैं नहीं, गाने नहीं, मतलब फिल्में मैं बहुत देखता हूँ। हाँ। हाँ, फिल्में तो बहुत देखता हूँ मैं, एक दिन में दो दो तीन तीन फिल्में देख लेता हूँ। हाँ। हाँ। तो आखिरी में आप मुझे 5 फिल्में बताइए जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जिनको आप अपनी नई, जो आपकी लिस्ट में शामिल हुई हो, आप देख रहे हो या आप रेकमेंड करना चाहें। आ, मैंने जो इस लॉकडाउन में, आई थिंक मैंने को 150 पौने 200 फिल्में देखी, लेकिन पहले तो मैंने स्टार्ट किया, जो मेरे फेवरेट एक्टर थे
उनकी उनकी फिल्में देखनी शुरू की, जैसे एंथनी हॉपकिन है, डेंजल वॉशिंगटन है, डैनियल डे ल्यूज है, उनकी फिल्में, और एक रिकार्डो डेरिन करके एक एक्टर है, उनकी फिल्म देखी। और मैथ्यू मैककनरी, ये इस तरह के जो एक्टर्स मेरे फेवरेट एक्टर हैं, उनकी फिल्में देखी मैंने कम से कम 10-10, 12-12। डेंजल वॉशिंगटन की स्पेशली मैंने, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से 2-3 फिल्में छूटी होंगी जो मैंने देख नहीं पाया, बाकी उनकी पूरी पिक्चर, पूरी आई थिंक 47-48 फिल्में देख डाली मैंने उसकी। इतना ओके। ज्यादा मैं उससे अभी इस ये एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, फेजेस चलते हैं। एक फेज होता है कि एंथनी हॉपकिन के लिए मैं पागल हो जाऊंगा और उसकी सारी फिल्में वो सब देख डालूंगा। फिर डैनियल ड्यूज का फेज चलेगा, फिर डेंजल वॉशिंगटन का चलेगा, इस तरह का है। नसीर साहब का चलेगा, दिलीप कुमार का चलेगा, इस तरह का है। फिल्में अगर आप कुछ नवाज साहब रिकमेंड कर सकें कि ओवरऑल भी लॉकडाउन के पहले भी, ये 4-5 फिल्में तो जरूर देखनी चाहिए, या मैं ये 5 फिल्मों की डीवीडी एनी टाइम पिक कर सकता हूँ। आई थिंक जैसे रिमेन्स ऑफ द डे है एक फिल्म एंथनी हॉपकिन की, वो, और शॉपलिफ्टर्स है, और कौन सी फिल्म है, हाँ, और कौन सी, अभी मैंने एक फिल्म देखी थी इनटू द वाइल्ड, और एक के बायोग्राफी इसकी, रेमे मलिक की जो बायोग्राफी है, बोहेमियन रैप्सडी, हाँ वो, तो बहुत सारी फिल्में हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, अभी एक्टिंग चल रही है लगातार, और भी कई अच्छे अच्छे रोल आने हैं, ऐसी उम्मीद है हम लोगों को एज अ व्यूअर। जी, नवाज अपना करियर कर्व कैसा देखते हैं? अच्छा, अभी एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी आगे डायरेक्शन भी करूंगा, प्रोड्यूस भी करूंगा, इस तरह का रहता है कि नहीं यार मेरे को तो एक्टिंग करनी है और बस एक्टिंग ही करनी है? मैं सच बताऊं, मैं इसके अलावा मैं कोशिश भी करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैंने पता नहीं ऐसा दिमाग में बना लिया, मैं एक्टिंग ही करते रहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि इसी में मैं अपनी जिंदगी, अपने आप को इसी में देख पाता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने पूरे धैर्य के साथ इतनी लंबी बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नेटफ्लिक्स पर फिल्म आ रही है सीरियस मैन, सुधीर मिश्रा के डायरेक्शन में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक सो यू मच सौरभ, ललन टॉप से थैंक्स बात अ लॉट, करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सौरभ, थैंक्स अ लॉट।